हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। और दोस्तों, इस क्लास में आप मेरे साथ डिस्कस कर रहे हैं विजन आईएएस की पीटी 365, जो कि अपडेटेड क्लासरूम मटेरियल आ चुका है, क्योंकि यूपीएससी 2024 का पेपर है आपका 16 जून को, और उसके लिए लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर्स पढ़ना जरूरी है। इससे पहले अप्रैल से दिसंबर तक का पीटी 365 आया था, जिसमें पॉलिटी मैंने कंप्लीट कराई थी, इकोनॉमिक्स कराई थी, साइंस के टेक्नोलॉजी वाले क्लास 3 हो गए थे, 1 से 2 और रह गए, बाकी एनवायरनमेंट बचा हुआ है, तो उसको भी मैं इसके बाद कंप्लीट कराऊंगा। क्योंकि अभी हम लोग लगातार लेक्चर नंबर 4 को कवर कर रहे हैं, जिसमें जनवरी 2024 से लेकर मार्च 2024 तक का पूरा करंट अफेयर्स है, और ये इनका पार्ट 1 है। हो सकता है पार्ट 2 भी आ जाए इनका, जिसमें अप्रैल और मई का करंट अफेयर्स हो, या फिर कम से कम आपको अप्रैल से मार्च तक का तो पूरा पढ़ के जाना पड़े। तो पिछला पीटी 365 आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा, और दूसरा ये मैं लगातार करा रहा हूँ हिंदी मीडियम के। पूरे यूट्यूब पर देखना, हिंदी मीडियम का इससे बेहतर और कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। तो साथ ही साथ हम लोगों ने इसमें काफी कुछ चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, जिसमें पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, इकोनॉमिक्स तीनों कवर कर लिया है। और आज हम लोग कवर करेंगे दोस्तों एनवायरनमेंट को। सेक्शन नंबर 4 रहेगा आज हमारा एनवायरनमेंट, और लेक्चर नंबर भी आज हमारा 4 होगा। अगले 2 लेक्चर मुझे और लगेंगे, जिसके बाद ये पूरी की पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दी गई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। या फिर जब आप अगर ऐसी हाईलाइटेड प्रिंट लेना चाहते हो, अर्थात जो मैगजीन को मैं हाईलाइट करता हूं जो इंपॉर्टेंट चीजों को, तो ये भी मैं जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी अगले 2 लेक्चर में, तो उसके बाद वहीं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा। सारी चीजें पीडीएफ ये फ्री रहती हैं, आप आराम से इजीली डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हो। शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक को। और इस क्लास के बाद आपको शाम को मिलेगा यूपी पीसीएस और आरओ के लिए आज टारगेट, जो हम लोग डेली टारगेट कर रहे हैं संकल्प बैच के अंतर्गत, और यूपीएससी विजन आईएएस के जो टेस्ट पेपर में करा रहा था आपको, वो भी आज मैं शाम में शुरू करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी 10-12 टेस्ट हम लोगों ने कर लिए थे, और उसके आगे के हम लोग कवर करेंगे। तो एनवायरनमेंट के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितने भी घटनाक्रम हुए हैं पिछले 3 महीनों में, इसको कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। इस ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में बात करें तो कैसे शुरुआत हो रही है, तो असल में आप देखोगे केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इसके द्वारा, जो कि भारत का एक मंत्रालय है, इसने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, अर्थात कि आप कह सकते हो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को 2023 के नियमों के तहत वृक्षारोपण और गतिविधियों के लिए ग्रीन क्रेडिट कार्ड की जो एक गणना कर दी गई है, यानी इस पद्धति को अधिसूचित किया, जिसमें क्या होगा, जो भी वृक्षारोपण कार्यक्रम चल रहे हैं उनकी गणना की जाएगी, उनके बारे में पूरी जानकारी ली जाएगी। इसके लिए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को डील किया जा रहा है। अब बात आती है कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम ये कैसे काम करेगा, ये कैसे मिलेगा, तो पहले हमें इसके बारे में जानना चाहिए। अगर आप यहाँ पे डिटेल से देख पा रहे होगे, इसमें लिखा हुआ है कि जितने भी हरित आवरण को बढ़ाने वाले अपने प्रशासनिक नियंत्रण के तहत मौजूद निम्नीकृत या प्रति भूखंडों की पहचान करना अनिवार्य है। पहले तो ये जितने भी स्टेट है या यूनियन टेरिटरीज हैं, इनके अंतर्गत जो वन विभाग है उनको ये काम दिया गया। इसके बाद स्पेशली फोकस किया जाएगा कि वृक्षारोपण के लिए या तो विवादों से मुक्त भूमि होनी चाहिए, या कम से कम 5 हेक्टेयर की भूमि होनी चाहिए। और उसके बाद अगर आप 2 साल के भीतर वृक्षारोपण करने का निर्देश दिया गया, और फिर वहां पर आपको ग्रीन क्रेडिट द्वारा जारी किए जाएंगे। किसके द्वारा? ये ICFRE के द्वारा, ये भी मैं बताऊंगा कि क्या है। और फाइनली जब आप वृक्षारोपण के जरिए जितने भी उगाए गए प्रति हेक्टेयर, यानी 1 हेक्टेयर में लगभग 1100 वृक्षों के होने पर प्रति वृक्ष के लिए आपको एक ग्रीन क्रेडिट कार्ड दे दिया जाएगा, यानी कि एक ग्रीन क्रेडिट दे दिया जाएगा। और ये जो ग्रीन क्रेडिट है ये किसको दिया जाएगा? ये स्पेशली राज्यों को या फिर यूनियन टेरिटरीज को दिया जाएगा, ये व्यक्तियों को नहीं दिया जाएगा। लेकिन राज्य इसमें आप जैसे लोगों का, सिविल सोसाइटीज का, स्थानीय निकायों का योगदान लेंगे कि कम से कम प्रति हेक्टेयर 1100 अगर पेड़ आप उगाते हो, पैदा करते हो वृक्षों को, जिससे हरियाली को बढ़ाया जा सके, तो आपको एक वृक्ष के लिए एक ग्रीन क्रेडिट मिलेगा। अब यहाँ पे और डिटेल से जानकारी लेते हैं। जैसे आप देखोगे, इससे पर्यावरण पे एक सकारात्मक प्रभाव डाला जा सकेगा, और कार्बन क्रेडिट का जैसे कारोबार किया जाता है, जैसे उसमें कार्बन क्रेडिट जो क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत आया था डिटेल से, वहां पे हम लोगों ने समझा था, तो जो कार्बन क्रेडिट का कारोबार होता है उसी तरीके से ग्रीन क्रेडिट का कारोबार भी निर्धारित किया जाएगा, एक्सचेंज पर किया जाएगा। अब इसमें आप कहोगे कि सर इसमें जिस राज्य के द्वारा ग्रीन क्रेडिट प्राप्त किया जा रहा है उसको क्या बेनिफिट होंगे, और जिन राज्यों ने वृक्षों को नहीं लगाया उनको क्या बेनिफिट्स होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हमें यह पता हो जाना चाहिए कि एक वर्ड आया है अभी, कार्बन क्रेडिट। तो कार्बन क्रेडिट और ग्रीन क्रेडिट, इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए, ग्रीन क्रेडिट क्या है कि ये ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम पहली बात कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत शुरू किया गया। दूसरा, इसमें व्यक्तियों और समुदायों को लाभ दिया जाएगा। तीसरा, अगर हम देखें कार्बन क्रेडिट की बात, तो ये ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम द्वारा संचालित किया गया। क्योंकि आपको पता 1997 में जब क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, जो कि 2005 से लागू हुआ था,
इसके अंतर्गत कार्बन क्रेडिट का एक कॉन्सेप्ट आया था। और ये मुख्य रूप से उद्योगों और जो कॉरपोरेशन होते हैं, जो मुख्य रूप से इंडस्ट्रीज होती है, जो वेस्टेज मटेरियल निकालती है, कार्बन को न्यूट्रलाइज नहीं करती हैं और ग्रीन हाउस गैसों और क्लाइमेट चेंज में जो है कि बहुत बड़ा योगदान देते हैं नुकसान पहुंचाने में, तो उनके लिए कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट आया था। अगर बात करें कि ग्रीन क्रेडिट से जुड़ी हुई गतिविधियों को कार्बन क्रेडिट के लिए पात्र माना जा सकता है, और क्योंकि इनसे भी कार्बन उत्सर्जन में कहीं ना कहीं कमी आ रही है। भाई आप ये देखो कि अगर वृक्षारोपण कर रहे हो तो वृक्ष क्या करते हैं, कार्बन सिंक के रूप में, यानी जितनी भी वायुमंडल में जो कार्बन है उसका अवशोषण कर लेते हैं, इसलिए इनको भी कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए माना जाता है। और कार्बन क्रेडिट से जितनी भी जुड़ी हुई गतिविधियां वो सभी ग्रीन क्रेडिट के लिए पात्र नहीं मानी जाएंगी। ये दोनों में अंतर है। तो यूपीएससी सीधा स्टेटमेंट बनाएगी कि क्या ग्रीन क्रेडिट से जुड़ी हुई जितने भी क्रेडिट कार्बन क्रेडिट के लिए जो पात्र माने जा सकते हैं, तो हम कहेंगे बिल्कुल जो भी गतिविधि होगी अगर आप ग्रीन क्रेडिट में कर रहे हो तो कार्बन क्रेडिट भी आपके लिए एलिजिबल है। परंतु अगर आप कोई ऐसी गतिविधि कर रहे हो जो कार्बन क्रेडिट के अंतर्गत है, तब वहां पे आपको ग्रीन क्रेडिट का दर्जा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है। अब इस प्रोग्राम के बारे में अगर आप डिटेल से देखोगे तो इसमें कौन कौन सी प्रणालियां हिस्सा लेंगी, तो आप वृक्षारोपण कर सकते हो, जल को प्रदूषित होने से बचाओ, संधारणीय कृषि करो, अपशिष्टों का प्रबंधन करो, वायु प्रदूषण में कमी करो, मैंग्रोव वनस्पतियों का संरक्षण करो, उनका जो है कि पुनरुद्धार करो, इको मार्ग को डेवलप करो, संधारणीय भवन और अवसंरचनाओं का निर्माण करोगे। तो ये सभी ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के अंतर्गत ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर फोकस सबसे ज्यादा किया जा रहा है। असल में क्या हो रहा है कि जो अलग अलग हितधारक हैं इनके द्वारा जो पर्यावरणों पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाले कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए बाजार आधारित एक अभिनव तंत्र बनाया जा रहा है, एक अलग तरीके का बनाया जा रहा है, जिसमें स्वैच्छिक भागीदारी पर यह आधारित है। आपका मन करे या किसी स्टेट का या यूनियन टेरिटरीज का, तो आप इसमें शामिल हो सकते हैं, यानी ये स्वैच्छिक तरीके से है। इसका उद्देश्य है कि जो लाइफ प्रोग्राम शुरू किया गया था COP26 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, तो लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, अर्थात कि आपकी लाइफ स्टाइल ऐसी होनी चाहिए जो इन्वायरमेंट के लिए इको फ्रेंडली हो, इसको फोकस किया जा रहा है। और इसके लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को आधार बना के जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की, अर्थात पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है, इसको एक नोडल एजेंसी के रूप में तय किया गया कि इसकी जिम्मेदारी है कि किस प्रकार से ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, किस प्रकार से इसको आयोजित किया जाएगा और किस प्रकार से इसका बेनिफिट पब्लिक को साथ साथ स्टेट और राष्ट्रों को भी दिया जाएगा। और इसके लिए अगर हम प्रशासनिक संरचना की बात करेंगे तो यहाँ पर ये अंतर मंत्रालय संचालन समिति पर आधारित होगा। इसका जो ढांचा होगा, अंतर मंत्रालय का मतलब हो गया जो विभिन्न प्रकार के जो मंत्रालय होंगे इनके अंदर एक समन्वय स्थापित करके एक संचालन समिति बनाई जाएगी। और आगे आप देखोगे ICFRE, जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन इसकी फुल फॉर्म है, ये ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के प्रशासक के रूप में कार्य करेगी। और इस प्रोग्राम को कार्यान्वयन, प्रबंधन, निगरानी और परिचालन की जिम्मेदारी भी इसी को सौंपी जाएगी। किसको? ICFRE यानी इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। साथ ही साथ जितने भी ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम्स होंगे इनकी परियोजना के लिए जो पंजीकरण होगा, सत्यापन होगा, ये सभी ग्रीन क्रेडिट जारी करने की प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा और उपयोगता जो उपयोग करता है उनके लिए अनुकूलित बनाया जाएगा डिजिटल प्लेटफॉर्म के तौर पे। तो ये आपने कुछ बेसिक जानकारी कलेक्ट की। अगला हम बात करेंगे यूनेप का जो अभी छठा सत्र आयोजित हुआ है, अर्थात यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल असेंबली, UNEA एनवायरमेंटल असेंबली। तो आप देखोगे केन्या के नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है यूनेप का। यहीं पर मुख्यालय में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का 6th एडिशन यानी कि छठा सत्र आयोजन किया गया। कहाँ पर? नैरोबी में। जिसकी थीम रखी गई थी काफी लंबी चौड़ी कि जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि, प्रदूषण से निपटने के लिए एक प्रभावी, समावेशी और संधारणीय बहुपक्षीय कार्रवाई चाहिए। एक ऐसी कार्रवाई हमें करनी पड़ेगी जो इंक्लूसिव भी हो, इफेक्टिव भी हो, सस्टेन करने वाली हो, जिससे क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके, जैव विविधता को हानि को कम किया जा सके और प्रदूषण से निपटने में भी मदद कर सके। तो 3 ये बेसिक पिलर से लड़ने में योग्य होनी चाहिए। और इसी तरीके से जो इनका 7th आयोजन होगा यानी कि 7वां सत्र का आयोजन होगा, वो भी दिसंबर में होगा 2025 में, लेकिन कहाँ पे? उसी नैरोबी में ही आयोजित होगा। आगे आपको जानना है कि इसके अगर अंतर्गत हम देखें तो ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस से निपटने के लिए इन्होंने प्रतिबद्धता जाहिर की है। ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस का मतलब क्या दोस्तों? प्लैनेटरी मतलब हो गया आपका प्लैनेट जो आपकी पृथ्वी है, और क्राइसिस मतलब संघर्ष जो संकट है। लेकिन किस प्रकार के? 3 प्रकार के संकटों से जो है कि ये निकलना चाह रहे हैं। जैसे एक तो जलवायु परिवर्तन एक संकट है, दूसरा प्रकृति और जैव विविधता की जो हानि हो रही है, जो आवासीय विनाश होता है, प्रदूषण एवं अपशिष्ट। ये 3 ऐसे जो है कि क्राइसिस है प्लैनेट पे जो ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस के रूप में आते हैं। और इसमें पुनः प्रतिबद्धता जो है कि जाहिर की गई है कि हम किस प्रकार से इसको कम कर सकते हैं। और इसमें कुछ रिपोर्ट और
पुरस्कार भी पुरस्कृत किए गए थे। जैसे अगर आप देखोगे, सबसे इंपॉर्टेंट है ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक 2024, जिसमें वैश्विक खपत को कम करने और ठोस कार्रवाई न करने और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन 2060 तक 2020 के स्तर से 60% तक बढ़ सकता है। अर्थात वो कह रहे हैं इस रिपोर्ट में कि अगर हमने वैश्विक खपत को कम नहीं किया, अर्थात जनसंख्या को कंट्रोल नहीं किया या मिसयूज करना नहीं रोका, और साथ ही साथ जो भी अपशिष्ट प्रबंधन है अगर उसके प्रति ठोस कार्रवाई नहीं की, तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन 2060 में देख रहे होंगे ना, वो 2020 की तुलना में 60% तक बढ़ जाएगा। और ऐसे में जलवायु को नुकसान भी पहुंचेगा, जैव विविधता और मानव स्वास्थ्य के लिए भी जोखिम में वृद्धि होगी। ये इन्होंने पहली एक रिपोर्ट में कहा। दूसरी रिपोर्ट है ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट, जो अपशिष्ट है ग्लोबल के स्तर पे उसका मैनेजमेंट कैसे होगा। तो नगरपालिका ठोस अपशिष्ट की मात्रा 2023 में 2.3 बिलियन टन से बढ़कर 2050 में 3.8 बिलियन टन तक हो सकती है। यानी लगातार इसके अपशिष्ट प्रबंधन में जो है कि समस्या देखने को मिलेगी और अपशिष्ट की मात्रा बढ़ती जाएगी। इसीलिए नगरपालिकाओं को या राज्यों को या देशों को अपशिष्ट का मैनेजमेंट करने के लिए प्रभावी प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा। तीसरा इन्होंने बताया यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ, यानी कि यंग मतलब युवा चैंपियन होने चाहिए जो ऑफ द अर्थ अवार्ड अर्थात पृथ्वी को संरक्षित करने के लिए। और ये 2017 में यूनेप के द्वारा शुरू किया गया था, जिससे युवाओं की सहभागिता को बढ़ाया जा सके। आजकल क्या है कि बहुत सारे यूथ जो है कि अपने फेम, लाइट और इन सब चीज़ों के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं, अपनी पॉपुलैरिटी के पीछे, जिसकी वजह से इको फ्रेंडली वो एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ वहीं पे युवा ऐसे भी हैं जो इको फ्रेंडली भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जिसके माध्यम से उनको एक सामाजिक और एक राष्ट्रीय पहचान भी मिल रही है। तो ऐसे में जब इनको अवार्ड मिलने लगेंगे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, तो युवा और भी जो है कि इसकी तरफ आगे बढ़ेगा, इसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेगा। सामान्यतः 18 से 30 वर्ष के बीच के लोगों को इसमें चुना जाता है। तो ये भी अवार्ड दिए जा रहे हैं इनके। और इनका जो 7वां वाला एडिशन है, अर्थात जो 7वां संस्करण है, जो 7वां सत्र होगा, वो भी नैरोबी में होगा दिसंबर 2025 में। अब यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के बारे में अगर हम लोगों को एक बार जानना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली, जिसका गठन 2012 में किया गया था, पर्यावरण से जुड़े मामले पर निर्णय लेने वाली विश्व की शीर्ष निकाय, यानी कि पर्यावरण से जुड़ा जो भी मामला हो उस पर निर्णय सबसे इंपॉर्टेंट संस्था है वो यही है। और इसके मुख्य कार्य क्या है, जैसे वैश्विक पर्यावरण का एजेंडा निर्धारित किया जाए, दुनिया में उभरती हुई पर्यावरणीय चुनौतियों के लिए समाधान प्रस्तुत किया जा सके, या भविष्य में यूनेप के नीतिगत कार्रवाइयों पर निर्धारित किया जाए, पर्यावरणीय लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, या फिर संसाधनों को जुटाने और साझेदारी को बढ़ावा देना, या उसका सही मात्रा में कैसे जो है कि उपयोग किया जा सकता है, या फिर अधिकतम दोहन सुनिश्चित किया जा सके। ये सभी इसके मुख्य कार्य होते हैं। संरचना की बात करेंगे तो इसमें एक अध्यक्ष महोदय और 8 उपाध्यक्ष होते हैं, जो कि सदस्य देशों की ओर से एक प्रतिवेदक की भी नियुक्ति यहाँ पर की जाती है। वर्तमान में इसके संयुक्त राष्ट्र के जितने भी सदस्य हैं 193, वो सारे के सारे इसके सदस्य भी माने जाते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल एजेंसी के, मतलब असेंबली के। ये सभी इसके सदस्य भी होते हैं। तो यहाँ से कुछ बेसिक स्टेटमेंट यूपीएससी जब रखेगी तो आपको यही सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब इसी कड़ी में हम अगला देखेंगे जलवायु और स्वच्छ वायु सम्मेलन, अर्थात कि क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कॉन्फ्रेंसेस 2024 के बारे में बात करेंगे। क्या बात है इसमें कि जलवायु और स्वच्छ वायु संगठन यानी CCAC, अर्थात कि क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है और इसमें जो क्लीन एयर जो कोलिशन है, इसकी एक वार्षिक बैठक केन्या के नैरोबी में इसी सत्र में जो है कि आयोजित की गई। किसमें? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का जो 6ठा सत्र था, 6ठी सम्मेलन हो रही थी, इसी में नैरोबी में इसकी एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें क्या बताया गया, इस सम्मेलन का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य था कि ग्लोबल मीथन प्लेज, क्लीन एयर फ्लैगशिप, किगाली अमेंडमेंट के कार्यान्वयन को और अधिक तेजी से किया जाए, यानी और अधिक गति के तरीकों पर प्रकाश डालना। साथ ही साथ इसमें क्लीन एयर फ्लैगशिप का भी शुभारंभ किया गया और यूज्ड हैवी ड्यूटी व्हीकल्स एंड एनवायरनमेंट रिपोर्ट, जो कि यूएनएप और CCAC द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च की गई, तो इस पर भी फोकस किया गया। और CCAC की प्रौद्योगिकी और आर्थिक मूल्यांकन पैनल पर भी फोकस किया गया कि किस प्रकार से हम जो वित्त की समस्या है, इस वित्त की समस्या को जो है कि दूर कर सके और तकनीकी रूप से अग्रणी होकर पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान निकाल पाए। तो ये कुछ जो है कि रिपोर्ट्स के बारे में जो प्रमुख बिंदु निकल के आए। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन के बारे में बात करें, जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, ये एकमात्र ऐसा वैश्विक गठबंधन है जो अल्पकालिक अवधि तक बने रहने वाले जलवायु प्रदूषकों में कमी लाने के लिए समर्पित है। यानी कई बार ऐसे होते हैं, बहुत सारे प्रदूषक ऐसे होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा
पृथ्वी को, वायुमंडल को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, कई गुना तक, लेकिन उनका जो जीवन काल होता है बहुत ही छोटा होता है, मतलब 1 दिन 2 दिन, 1 घंटे 2 घंटे, 5 दिन 1 दिन, ऐसे करके। तो ये देखा जाए कि एकमात्र जो क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन गठबंधन है, वैश्विक स्तर पे ऐसे प्रदूषकों पे फोकस करता है जो कम समय के लिए जीवित रहते हैं, कम समय के लिए होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं। इसकी शुरुआत 2012 में यूनेप के नेतृत्व में स्थापित की गई थी। वर्तमान में 160 से अधिक सरकारों, अंतर सरकारी संगठनों और गैर सरकारी संगठनों की इसमें स्वैच्छिक भागीदारी सुनिश्चित होती है। तो स्वैच्छिक भागीदारी इसमें होती है, ये ध्यान रखना। भारत की बात करेंगे तो भारत भी इसमें 2019 में शामिल हो गया था। अब इसकी बात करेंगे कि जो अल्पकालिक तक बने रहने वाले जो जलवायु प्रदूषक है, जैसे ब्लैक कार्बन को आप देख लो, कालिख, बहुत सारी चिमनियों से, चीनी मिल से, शुगर मिल से, बहुत सारी इंडस्ट्री से कालिख निकलती, काला कोयला जिसे हम लोग कहते हैं, जो 4 से 12 दिन तक जो है कि वायुमंडल बना रह सकता है। मीथेन की बात करेंगे जो लगभग 12 साल तक बनी रह सकती है। क्षोभ मंडली जो ओजोन होती है, हालांकि ओजोन मैंने आपको बताया है कि जो 90% ओजोन होती है वो अच्छी मानी जाती है, जो अल्ट्रावायलेट रेस से सुरक्षा प्रदान करती है, लेकिन ये जो अच्छी वाली ओजोन है ये आपको समताप मंडल में मिलेगी। लेकिन वही 10% ऐसी ओजोन होती है जो क्षोभ मंडल में मिलती है, और वो एक प्रदूषक के रूप में होती है जो कुछ घंटों से लेकर कुछ सप्ताह तक बनी रह सकती है। फिर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी HFC, ये 15 साल तक जो है कि वायुमंडल में बनी रहती है, और इनकी ये स्रोत आप इन्हें देख सकते हो किन किन वजह से जो है कि इनकी उत्पत्ति होती है। तो इसका जो प्रभाव है आप देखोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में बहुत कम समय तक वायुमंडल बने रहते हैं, फिर भी ये वायुमंडल को गर्म करने में उनकी अपेक्षा कई गुना अधिक शक्ति रखते हैं, क्षमता इनकी जो है कि ज़्यादा है, इसीलिए ज़्यादा हानिकारक है। और इसीलिए इस पे क्लाइमेट एंड क्लीन एयर पॉल्यूशन CCAC नाम का जो गठबंधन है वैश्विक स्तर पे, एकमात्र ऐसा गठबंधन है, और ये कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग, फेफड़ों में सूजन, अस्थमा, बादल के निर्माण पर प्रभाव, हिम आवरण का तेजी से पिघलना, ये सभी जो है कि प्रभाव देखने को मिलते हैं इन सभी प्रदूषणकारी कार्बनों का, यानी प्रदूषणकारी जो प्रदूषक है इनका जो है कि प्रभाव देखने को मिलता है। अगला टॉपिक है आपका ग्रीन वॉशिंग। जरा ग्रीन वॉशिंग के बारे में आपको समझाना जरूरी है, क्योंकि कई बार बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जो अपने प्रोडक्ट को, चाहे वो आपके यूज करने के प्रोडक्ट हो या खाने के प्रोडक्ट हो या बॉडी के बाहर लगाने के प्रोडक्ट हो, मतलब एक्सटर्नल या इंटरनल किसी प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं, तो उसमें बहुत सारी कंपनी अपने इस प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए इको फ्रेंडली बताते हैं, कहते हैं कि इसमें पर्यावरण को कोई क्षति नहीं हो रही है, ना ही हमने कोई पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है। तो और हम लोग क्या समझते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है भाई, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, इट मीन्स कि आयुर्वेद से बना होगा, जड़ी बूटियों से बना होगा, और ऐसे में ये हमारे लिए हानिकारक नहीं हो सकता। और इसी समय आपको ग्रीन वॉशिंग किया जाता है, क्योंकि ऐसा कंपनी कभी भी नहीं करती है। कंपनी कई बार चोरी से अपने सही तथ्यों को छिपाती हैं, वो ये बताती ही नहीं है कि इसमें बहुत सारे रसायन पड़े, इसमें बहुत सारे केमिकल्स है, इसमें बहुत सारी प्रकृति को हानि पहुंचाने वाले तत्व हैं, ऐसी कोई जानकारी नहीं देते, बल्कि आपको इको फ्रेंडली जानकारी देते हैं। इसको हम ग्रीन वॉशिंग कहते हैं। असल में जो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण है, इसने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत ग्रीन वॉशिंग की रोकथाम के विनिमय पर एक मसौदा दिशा निर्देश जारी किया, क्योंकि ग्रीन वॉशिंग के तहत कोई कंपनी अपने उत्पादों को, गतिविधियों को या नीतियों से जुड़े वास्तविक तथ्यों को छिपाकर इन्हें पर्यावरण के अनुकूल हितैषी दिखाने का प्रयास करते हैं, यानी बढ़ा चढ़ाकर जो है कि अस्पष्ट, झूठे और आधार विहीन दावे भी बताते हैं कि किस प्रकार से ये जो है कि झूठ बोलते हैं और दिखाते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है कि कैसा पर्यावरण के अनुकूल है, यानी हितैषी है। तो इस मसौदे में जो ये CCPA के द्वारा जो मसौदा दिया गया, इसमें कहा गया कि ग्रीन वॉशिंग को आप परिभाषित किया गया और उसे प्रतिबंधित भी किया गया कि किसे ग्रीन वॉशिंग कहते हैं, ये यहाँ पे परिभाषित है। वहीं विज्ञापन के लिए ली जाने वाली सभी सेवाओं पर ये लागू होगा, जो विज्ञापन किए जाते हैं उन पर ये लागू होगा। सभी प्रकार के विज्ञापन, सेवा प्रदाता, विज्ञापन दाता और एंडोर्स करने वाले सभी लोग इसमें जुड़ेंगे। मान लेते हैं कोई कंपनी है, उसने कह दिया कि भाई तुम्हें हमारे इस प्रचार का ऐड करना है, ठीक है, या इस ऐड का प्रचार करना है, और प्रचार करने वाली कंपनी कोई और है, यानी कि वो सर्विस प्रोवाइडर है या विज्ञापन दाता जो विज्ञापन दे रहा है, तो ये सभी चीजों पर लागू होगा कि ताकि आप इस तरीके की चीजों को प्रतिबंधित करें और लोगों को ग्रीन वॉश मत कीजिए। वहीं सूचना का प्रकटीकरण भी करना है। अगर आपने जानबूझकर कोई डेटा को प्रस्तुत करने पर रोक लगाते हो तो कहीं ना कहीं आपको ये मान लिया जाएगा कि पर्यावरणीय दावों के पूर्ण रूप से प्रकट करने का प्रावधान आपको करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि आप पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, यानी आप झूठ बोल रहे हो, ग्रीन वॉशिंग कर रहे हो लोगों का, इसीलिए इसको ग्रीन वॉशिंग कहा जाता है। दावों का सत्यापन भी आपको चेक करना पड़ेगा, जैसे विश्वसनीय प्रमाणीकरण होना चाहिए, विश्वसनीय वैज्ञानिक साक्ष्य होने चाहिए, तृतीय पक्ष के
तटस्थ जो सत्यापन होते हैं इस पर भी आपको करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए ग्रीन वॉशिंग को रोकने के लिए भारत के अंतर्गत क्या पहल चल रही है वैश्विक स्तर पे? भारत के अंतर्गत तो BIS की बात की जाती है, भारतीय स्टैंडर्ड मतलब कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, अर्थात भारतीय मानक ब्यूरो होते हैं जो कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि ये ग्रीन मतलब कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है तो आपको एक इको लेबलिंग करनी पड़ेगी IS या ISO 14024/1999, या फिर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कहता है कि इसके तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी जो झूठे या भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों को विनियमित करेगा, रेगुलेट करेगा। या फिर भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की बात करेंगे ASCI, फिर ग्रीन रेटिंग प्रोजेक्ट जो कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा निर्धारित किया गया और ये रेटिंग प्रदान करेगा किसी प्रोडक्ट के बारे में। फिर वहीं पे इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल भी रहेगी जो कि एक गैर लाभकारी संगठन है। ये हरित इमारतों के लिए रेटिंग प्रणाली विकसित करेगा कि अगर कोई कहता है कि भाई हमने ये अपार्टमेंट बना रखा है, अपनी एक कॉलोनी बनाई है और आप इसमें अपने अपने प्लॉट को बुक कर सकते हो क्योंकि हमने इसको क्या किया, ग्रीन बिल्डिंग के तौर पर निर्माण किया है। तो यहाँ पर इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की जिम्मेदारी बनती है कि वो इसको रेगुलेट करे और इसको रेटिंग दे कि हाँ इस बिल्डिंग में जो है कि इतनी ग्रीनरी है, इतना बिल्डिंग जो है कि ग्रीनरी को फैला रही है, इको फ्रेंडली है, ये सारी चीज़ें। वैश्विक स्तर पे आप देखोगे तो यूनाइटेड नेशन हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन नेट जीरो एमिशन कमिटमेंट्स नॉन स्टेट एंटिटी जो कि 2022 में शुरू किया गया, वहीं ग्रीन वॉशिंग टेक स्प्रिंट था और भारतीय रिजर्व बैंक भी इसमें पार्टिसिपेट करता है। यहाँ पर अब आप देखोगे एक स्टेटमेंट आ रहा है कि ब्लू वॉशिंग क्या होता है, ग्रीन वॉशिंग तो हम समझ में आ गए। जैसे ग्रीन वॉशिंग में कह रहे हैं कि वास्तव में एक प्रकार का ये भ्रामक और गुमराह करने वाला एक विज्ञापन होता है जिसमें कंपनी अपने उत्पादों गतिविधियों को क्या बताती है, पर्यावरण या समाज के अनुकूल बताती है, लेकिन असल में तथ्य वो छिपा रही होती है। वहीं ब्लू वॉशिंग की बात करेंगे तो मार्केटिंग की ये भी एक भ्रामक रणनीति है जिसमें उपभोक्ताओं को यह विश्वास दिलाया जाता है कि कंपनी खाद्य प्रणालियों और जल संरक्षण की संधारणीयता को बढ़ावा दे रही है, यानी कि हम खाद्य प्रणाली को भी बढ़ावा दे रहे हैं और जल के संरक्षणकर्ता को यानी कि जल के संरक्षण की हम संधारणीयता को भी बढ़ा रहे हैं कि जल सुरक्षित रह सकेगा। ये बातें क्लियर हो गई। इसी तरीके से हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा है GCF अर्थात ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आप लोगों को पता होगा कि जो वैश्विक स्तर पे जलवायु परिवर्तन से संबंधित जितनी भी गतिविधियां होती है उसमें मैक्सिमम गतिविधियों को जो वित्तीय पोषण किया जाता है, यानी वित्त पोषण जो पैसा दिया जाता है उनकी फंडिंग की जाती है, उसके लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना की गई थी UNFCCC के अंतर्गत। तो उसने अभी हाल ही में क्या किया कि सिडबी के अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड यानी ASF को मंजूरी दे दी। और सिडबी क्या है, भारतीय जो है कि एक बैंक है, एक तरीके से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक को जो लघु स्तर पे जो छोटे छोटे जो लघु उद्योग होते हैं उनको फंडिंग करती है। तो सिडबी बैंक ने एक नए जो है कि फंड की शुरुआत की थी, अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड, जो कि एनवायरमेंट से संबंधित था, जलवायु परिवर्तन से संबंधित था। तो यहाँ पर GCF ने इसको मंजूरी दे दी है कि ठीक है आप इस फंड की स्थापना कर सकते हो, इसके माध्यम से जो भी गतिविधि करना चाहते हो उसके बारे में डिटेल से जानकारी बता देना। तो GCF के बारे में पहले हमें पता होना चाहिए कि जलवायु संबंधी उद्देश्यों के प्रति विश्व का सबसे बड़ा ये फंड है। मैंने कहा ना जितनी भी जलवायु या एनवायरमेंट से रिलेटेड जो गतिविधि होती है उसके लिए सबसे बड़ा ये फंड है। 2010 में कानकुन समझौते के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। विकासशील देशों में कम उत्सर्जन वाले तथा जलवायु विकास या जलवायु अनुकूलन विकास के पथ की दिशा में बदलाव लाने के लिए इसको स्थापना की गई थी और UNFCCC के अंतर्गत ये वित्तीय तंत्र की संचालन इकाई है। इसकी अगर हम रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो UN के प्रति जवाबदेह होता है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो इंचियोन दक्षिण कोरिया में, कहाँ पे, इंचियोन दक्षिण कोरिया में इसका हेडक्वार्टर है। अब यहाँ पर ASF के बारे में बात करेंगे, जो अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड है इसके बारे में अगर हम बात करें कि ये क्या है तो देखिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के नेतृत्व में शुरू किया गया एक पहला फंड है जो एनवायरमेंट से रिलेटेड होगा और ये एक तरीके का वेंचर कैपिटल फंड है जहां पर जो नए नए जो है कि वेंचर मतलब क्या हो जाएंगे, जो बड़े बड़े लोग जो है कि पैसे को लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और रिस्क लेते हैं कि देखिए इससे प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा और साथ में एनवायरमेंट के लिए वो ऐसा काम करते हैं। तो प्रारंभिक चरण में जलवायु प्रौद्योगिकी कंपनियों में निवेश किया जाएगा, यानी ऐसी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा जो जलवायु के लिए बेहतर होंगी और $120 मिलियन जो है कि इस परियोजना का मूल्य रहेगा, जिसमें निम्नलिखित रणनीति शामिल है। कम कार्बन उत्सर्जन वाले और जलवायु अनुकूलन व्यवसायों में निवेश किया जाएगा, वहीं जलवायु और सततता में अग्रणी व्यवसायों में मूल्य संवर्धन भी करना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो कि ASF के बारे में पूछा जा रहा है। सिडबी ने जो है कि इसको शुरू किया, GCF ने कैसे इसको मान्यता दे दी, ये सभी चीजें। और इसी तरीके से एक और है ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी अर्थात कि वैश्विक पर्यावरण सुरक्षा की बात करें, जो कि 1992 में रियो के पृथ्वी सम्मेलन में शुरू किया गया था। GEF ट्रस्ट फंड की स्थापना पृथ्वी के सबसे गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए किया गया। 2001 में इसको स्थापित किया गया और क्योटो प्रोटोकॉल के पक्षकार
विकासशील देशों की ठोस अनुकूलन परियोजनाओं के कार्यक्रम के लिए वित्त पोषण करते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और 2008 में इसी तरीके का क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड की भी स्थापना की गई थी, जो कि एक बहुपक्षीय जलवायु कोष है। तो यहाँ पे 3-4 आपने कोषों के बारे में देखा, जीसीएफ के बारे में, जैसे ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में समझ लिया, जो यूएनएफसीसीसी के अंतर्गत इस्टेब्लिश हुआ। फिर इसी में आपने एएसएफ को समझा, सिडबी के अवाना सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब फंड के बारे में बात किया। फिर यहीं पे जीईएफ ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के बारे में बात कर ली। तो ये 3-4 चीजें आपने यहाँ पर समझ ली। अब जलवायु से संबंधित कुछ और भी अन्य सुर्खियां हैं, जरा इनके बारे में बात कर लेते हैं। पहली बात, वैश्विक स्तर पे अगर आप देखोगे तो शहर विशिष्ट जीरो कार्बन, यानी कि शहर विशिष्ट जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान, जिसको ZCBAP कहा जा रहा है, इसकी बात करें तो भारत का ये पहला शहर विशिष्ट जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान नागपुर में शुरू किया गया है। इसका मतलब है कि जो भी अब बिल्डिंग्स बनेंगी, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वो ऐसा होगा जिसमें जीरो कार्बन जो है कि होगा, जीरो कार्बन एमिशन होगा। और इसका लक्ष्य है कि 2050 तक सभी इमारतों को नेट जीरो कार्बन इमारतों में तब्दील किया जाएगा। और ये नागपुर के लिए स्टेबली है। नागपुर में जितनी भी बिल्डिंग अभी हैं और आगे जो भी बिल्डिंग बनेगी, उनका टारगेट है कि 2050 तक उन्हें जीरो कार्बन एमिशन की तरफ लेके चला जाएगा। और इसमें जीरो कार्बन बिल्डिंग्स वे कहलाती हैं जिनके निर्माण और सामग्रियों में इस्तेमाल होने वाले और रखरखाव और प्रबंधन तथा एंड ऑफ लाइफ के चरणों में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में फाइनली कमी आएगी। तो कहीं ना कहीं चाहे इसका जो भी निर्माण होने में जो सामग्री का प्रयोग हो रहा है, या इसके रखरखाव में या मैनेजमेंट, या जब ये कोलैप्स करेगी तो उस दौरान भी ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी आएगी और इस तरीके से पर्यावरण के प्रदर्शन में सुधार करेगी। तो नागपुर में ZCBA, जो कि जीरो कार्बन बिल्डिंग एस्केलेटर प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन भागीदारों के साथ संयुक्त रूप से किया जा रहा है। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने अपने भागीदारों के साथ 2021 में इसको लॉन्च किया और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के अंतर्गत भारत भी इसका एक भागीदारी शहर है। तो वर्तमान में 6 वैश्विक शहरों में से एक है। अगर 6 शहरों की बात करें तो केन्या में भी ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, कोस्टारिका में, तुर्की में, कोलंबिया में, और इसी तरीके से नागपुर में भी इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। तो सोचिए, भारत के स्तर पर नागपुर पहला ऐसा शहर है जो कि शहरी स्तर पे जो है कि हर बिल्डिंग को क्या करेगा, कार्बन न्यूट्रलाइज करेगा, यानी जीरो एमिशन वाली तैयार करेगा। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब रिपोर्ट्स और इंडिकेट्स की बात करेंगे, यानी कि सूचकांक की बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो नो डाउट आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है। और अगर आपने इससे पहले दूसरे तीसरे लेक्चर को नहीं देखा है तो उन्हें भी प्लीज़ फॉलो कर लेना, क्योंकि तभी आपका ये PT 365 का जो अपडेटेड सेक्शन है ये सही तरीके से कंप्लीट हो पाएगा। वरना फिर आप आधा अधूरा पढ़ोगे, फिर आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, और चैनल को फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया टेलीग्राम का, उसे भी ज्वाइन कर लेना। अब यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो जैसे ट्रेड पॉलिसी टूल्स फॉर क्लाइमेट एक्शन रिपोर्ट, अर्थात कि कौन कौन सी ऐसी व्यापारिक नीतियां बनी हैं जो क्लाइमेट एक्शन के लिए टूल्स का काम कर रही हैं। तो इसको जारी करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये ट्रेड से संबंधित है तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जारी करेगा। इसमें 10 व्यापार संबंधी नीतिगत क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है कि जो व्यापार से संबंधित क्षेत्र हैं 10 प्रकार के, उसमें नीतिगत क्षेत्रों का उल्लेख किया गया जिससे संधारणीयता को उसमें बढ़ावा जा सके, सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाया जा सके। और COP28 जो कि कहाँ आयोजित हुआ था, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना, COP28 कहाँ आयोजित हुआ था। इसमें जलवायु समन प्रयासों का समर्थन करने के लिए अपनी रणनीतियों को शामिल करने पर विचार किया जाए, अर्थात कि कैसे हम जलवायु के जो संकट है उनको कम कर सकते हैं। इसका निष्कर्ष निकलेगा कि कुल कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में लगभग 20 से 30% के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जिम्मेदार है ना, क्योंकि आप जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो व्यापार करते हो, आयात निर्यात करते हो, तो ऑयल स्पिल्स होता है, यानी कि कई बार तेलों का रिसाव हो जाता है, समुद्री जो है कि प्रदूषण फैल जाते हैं, वायुमंडल में जो है कि बहुत सारे प्रदूषण फैलते हैं, या जिन क्षेत्रों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है या तो वहाँ पे भी प्रदूषण फैलते हैं। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी 20 से 30% जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। इसलिए WTO इन चीज़ों पर फोकस करता है और ऊर्जा और परिवहन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाले 75% से अधिक के लिए जिम्मेदार है। तो समझ पा रहे हो कि केवल अगर आप देखोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड की अगर अकेले हम बात करते हैं तो लगभग 20 से 30% योगदान है। और पूरी ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, जलवाष्प आएगी, मीथेन आएगी, नाइट्रोजन आएगी, नाइट्रस ऑक्साइड आएगी, तमाम चीजें आएंगी। अगर ये पूरी की पूरी आप देखोगे ग्रीन हाउस गैसेस, तो वर्ल्ड ट्रेड जो ऊर्जा और परिवहन का क्षेत्र में होता है ना, उसमें 75% योगदान होता है लगभग इनका। यानी ये बहुत बड़ा एक फिगर है जो कहीं ना कहीं ग्लोबल स्तर पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इसीलिए इसकी रैंकिंग जारी की जाती है। नेक्स्ट है आपका द स्टेट, मतलब स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट, तो भाई इसके बारे में बात करेंगे कि मौसम विज्ञान संगठन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को जारी करता है, जिसने वित्त पोषण 2021-22 में $1.3 ट्रिलियन पहुंच गया था जलवायु संबंधी कार्रवाई के लिए। और
चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, ब्राजील, जापान, भारत को कुल वित्त पोषण में इसकी वृद्धि 90% हिस्सा प्राप्त होता है। ठीक है, और वैश्विक ताप को ये कह रहे हैं कि 1.5 डिग्री सेल्सियस रखने के लिए हम जलवायु संबंधी कार्रवाई में वित्तीय निवेश को भी बढ़ाने की आवश्यकता है। तो ये रिपोर्ट के बारे में अगर आपको पता होना चाहिए तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है, और जबकि ट्रेड पॉलिसी के बारे में तो WTO जारी करता है। उसमें क्या क्या प्रोग्राम्स इसमें लॉन्च किए गए ये भी आपको पता रहना चाहिए। तो ये तो हमारा पहला सेगमेंट कंप्लीट हुआ कि क्लाइमेट एक्शन के बारे में, मतलब क्लाइमेट चेंज के बारे में कंप्लीट हो गया। अब दूसरा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम भारत का जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, जिसको NCAP कहते हैं, अर्थात राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, जो भारत में वायु की गुणवत्ता की जांच करता है और किस लेवल पे वायु की गुणवत्ता हो रही है, इन सभी के ऊपर हम स्टडी करेंगे। तो रिपोर्ट में अगर हम देखते हैं, इस रिपोर्ट को पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन के मंत्रालय शुरू किए गए जो NCAP है, इसके 5 साल पूरे हो गए। यानी इस परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जो शुरू किया गया था राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, और आप लगातार इसकी रैंकिंग भी पढ़ रहे थे, तो 5 साल इसके पूरे हो गए हैं, जिसके अंतर्गत इन्होंने 24 राज्यों को शामिल किया, उन राज्यों के 131 शहरों को शामिल किया, और इन 131 शहरों में कुछ नॉन अटेनमेंट सिटीज और मिलियन प्लस सिटीज भी शामिल है। अर्थात जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम चालू किया गया था 5 साल पहले 2018 के आसपास से 2019 में, तो उस समय 24 राज्यों को शामिल किया गया और इन राज्यों में टोटल 131 शहरों को शामिल किया गया। लेकिन इसमें कुछ नॉन अटेनमेंट सिटीज भी है। नॉन अटेनमेंट सिटीज किसे कहते हैं हम? ये उन्हें कहा जाता है जो CPCB का मतलब होता है जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, अर्थात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अकॉर्डिंग ऐसे शहर जिनकी वायु गुणवत्ता लगातार 5 वर्षों तक भी राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं हो सकी, यानी लगातार प्रयास किया जा रहा था लेकिन फिर भी पिछले 5 वर्षों में उनकी जो वायु गुणवत्ता थी, वो जो टारगेट था नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, वहां तक नहीं पहुंच पाई। इसका मतलब वो ज्यादा ही प्रदूषित शहर है, इसलिए उनको नॉन अटेनमेंट सिटीज भी कहा जाता है। तो ध्यान रख लेना ऐसी सिटीज के बारे में। और इसको जो आधार बनाया गया था इस योजना के लिए, तो 2017 को आधार वर्ष बनाया गया, जिसमें कहा गया 2025-26 तक पार्टिकुलेट मैटर यानी PM10 और PM2.5 की सांद्रता को लगभग अब हम 40% तक कम करेंगे। जबकि इससे पहले जो टारगेट था दोस्तों, उसमें यह था कि 2024 तक हम कितना कम करेंगे, लगभग 30% तक कम करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने इसके टारगेट को बढ़ा के 2025-26 कर दिया और प्रतिशतता में भी वृद्धि कर दी कि हम 40% तक अब इसको कम करेंगे। और कंट्रोल जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, ये राष्ट्रीय स्तर पर लागू करता है इस प्रोग्राम को। साथ ही साथ अगर आप देखोगे कि NCAP नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक पोर्टल जारी किया गया, जिस पोर्टल का नाम था प्राण की फुल फॉर्म अगर देखोगे तो पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन NAC नेशनल एयर क्लीन के अंतर्गत। तो ये इसका प्राण की फुल फॉर्म है कि किस प्रकार से हम इस पोर्टल का प्रयोग करके हम रेगुलेट कर सकेंगे जो एयर पॉल्यूशन वगैरह होते हैं। तो ये प्राण पोर्टल इससे संबंधित है। और इसमें अगर आप पिछले 5 सालों की वृद्धि को देखोगे, यानी कि जो प्रगति हुई, तो 49 शहरों में से 27 शहर ऐसे थे जहां पे PM2.5 की सांद्रता कम देखी गई, ये तो अच्छी बात है। 46 में से 24 शहर ऐसे थे जहां पे PM10 की सांद्रता भी कम देखी गई। और आगरा, जोधपुर, वाराणसी जैसे ऐसे शहर हैं जहां पे PM2.5, PM10 की सांद्रता में उल्लेखनीय कमी आई है, यानी यहाँ पे वायु प्रदूषण में लगातार कमी आती गई है। तो समझ में आ गया ये चीजें। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं जो कि जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2024। असल में इस अधिनियम को 1974 के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसमें संशोधन किया गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि संसद के द्वारा जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2024 पारित किया गया, जो कि पहले 1974 में संशोधन के नाम से जाना जाता था। लेकिन उस समय जब इसको लॉन्च किया गया था, तब से लेकर अब तक 25 राज्यों में ये लागू हो चुका था। लेकिन अगर हम 2024 वाले की बात करेंगे, जो अभी संशोधन अधिनियम आया जल प्रदूषण के संबंध में, अभी केवल 2 राज्यों ने बस इसे सहमति दी है, एक हिमाचल प्रदेश और एक राजस्थान, और साथ में केंद्र शासित प्रदेशों पर भी लागू हो चुका है कुछ। लेकिन यहां पर देखा जाए कि इन्हीं 2 राज्यों ने अभी तक इस संशोधन को स्वीकार करने के लिए रेजोल्यूशन को पारित किया था। मामला क्या था? देखा जाए तो जल का जो मामला है वो दोस्तों राज्य सूची का विषय है, लेकिन संविधान का एक आर्टिकल है 252, ये संसद को शक्ति देता है कि जिस क्षेत्र में संसद के पास कोई विधायी शक्ति नहीं है वहां पर भी कानून बना सकता है, बशर्ते जब 2 या 2 से अधिक राज्य आपसी सहमति के बाद ये डिमांड करें कि संसद से कि भाई इस संबंध में आप एक नया कानून हमें बना के दे दो। तो कहने का मतलब है कि जब 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल एक संकल्प पारित करके संसद से विनती करे, अनुरोध करे कि संसद राज्य सूची के किसी विषय के बारे में विधि बना दे, तो जो है कि 252 का प्रयोग किया जाता है और जल राज्य सूची का विषय। लेकिन इससे समय जो भी प्रदूषण है, नियंत्रण है,
इसके बारे में जो संशोधन किया गया या जो कानून बनाया गया वो संसद ने बना दिया 252 का प्रयोग करके। और ऐसे कानून जो 252 के तहत संसद बना रही है, तो इसे कोई राज्य भले उसने अपनी अनुरोध करने पे या विनती करने पे जो है कि संसद से अनुमति कही कि भाई हमारे लिए बना दो, लेकिन उन्हें निरस्त करने का अधिकार भी केवल संसद के पास ही है और किसी के पास नहीं है। अब जरा 2024 का जो नया प्रोविजन आया है, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण संशोधन अधिनियम, इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ आप देखोगे एसपीसीबी। एसपीसीबी का मतलब क्या होता है, जो आप पढ़ोगे इसको, अर्थात स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अभी हमने पढ़ा था सीपीबीसी यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पढ़ा था, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यानी राज्य के स्तर पे जो प्रदूषण का नियंत्रण करने वाला जो बोर्ड होगा, उसके चेयरमैन के नामांकन के लिए जो भी सेवा शर्तें होंगी अब वो केंद्र सरकार निर्धारित करेगी। तो प्रश्न बन सकता है कि क्या राज्य के स्तर पर राज्य करेगा तय? तो यहीं पर गलती कर जाओगे, आपको लगेगा कि जल तो जो है कि राज्य सरकार का विषय है, राज्य सूची का है, और जब जल के आधार पर राज्य का ही पूछा रहा है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो इसके चेयरमैन की नियुक्ति राज्य करेगा। यही गलती कर जाओगे, क्योंकि नए वाले संशोधन में अब केंद्र सरकार को शक्ति दे दी गई है। जबकि 74 वाले संशोधन में क्या था कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अर्थात कि एसपीसीबी के जो चेयरमैन को थे वो राज्य सरकार नॉमिनेट करता था। तो अब राज्य सरकार की शक्ति को छीन लिया गया और ये शक्तियां केंद्र सरकार को दे दी गई हैं। वहीं कई तरीके के उल्लंघन को अपराध की श्रेणी से बाहर निकाल के एक तरीके से जुर्माना लगा दिया गया कि 10,000 से लेकर 15 लाख तक का जुर्माने का प्रावधान अब कर दिया गया है। और साथ ही साथ पहले क्या था, प्रदूषण फैलाने वाले पदार्थों को बिना ट्रीटमेंट के अगर आप खुले में छोड़ोगे तो 6 साल तक की कैद का प्रावधान था। तो ऐसी सजाओं को जो है कि अपराध की श्रेणी से निकाल के डायरेक्टली आर्थिक जुर्माने के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। और वहीं अगर आप देखोगे कि यदि बाई मिस्टेक कोई सरकारी विभाग अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता, कोई भी सरकारी विभाग, तो विभाग के प्रमुख को उसके मूल वेतन के 1 महीने के बराबर जुर्माना देना होगा। जबकि पहले क्या होता था कि अपराधों के लिए विभागाध्यक्ष, जो विभाग का अध्यक्ष था, उसको दोषी माना जाता था, लेकिन अब ये चेंज कर दिया गया। वहीं निर्णय लेने वाले अधिकारियों की बात करेंगे तो संशोधित अधिनियम में केंद्र सरकार को अधिनियम के तहत दंड निर्धारित करने के लिए और न्याय निर्णय अधिकारी की नियुक्ति करने का प्रावधान है, जिसके लिए आपको केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव या राज्य सरकार के सचिव स्तर का होना चाहिए वो अधिकारी। और ये जो न्याय निर्णय करने के लिए जो जुर्माना लगेगा वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत पर्यावरण संरक्षण कोष में जमा हो जाएगा। जो भी जुर्माना लगाओगे उससे जो भी पैसा कलेक्ट होगा ना, वो सारा का सारा कहाँ जाके जमा हो जाएगा, वो जमा हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण कोष के अंतर्गत, यानी कि एनवायरमेंट कंजर्वेशन जो फंड होते हैं, ईसीएफ जिसे हम कह सकते हैं या ईपीएफ भी कह सकते हैं, अर्थात कि एनवायरमेंट जो मतलब कि प्रोटेक्शन जो फंड होते हैं, इनमें जो है कि ये जमा हो जाएंगे। किसके तहत? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। और इसमें यह भी कहा गया कि क्या आप इस अधिकारी के खिलाफ, यानी जो ये न्याय निर्णय अधिकारी होगा, क्या इसने अगर कोई निर्णय दिया तो कोई व्यक्ति या कोई कंपनी या कोई संस्था क्या इसके खिलाफ अपील कर सकती है? तो कर तो सकती है दोस्तों, एनजीटी के अंतर्गत एनजीटी में कर सकती है, लेकिन उसके लिए एक शर्त रखी है कि जो भी इसने जुर्माना लगाया है उस जुर्माने का आप 10% पहले जमा कर दो, उसके बाद जाना एनजीटी में अपील करने। कहने का मतलब है कि आपको जुर्माना देना ही पड़ेगा। मान लेते हैं कि अगर किसी सरकार ने, मतलब न्याय निर्णय अधिकारी ने किसी संस्था पे 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया, तो आपको कम से कम 1 लाख रुपए जमा करना ही पड़ेगा, 10 लाख का 10%। उसके बाद आप जाओ एनजीटी में अपील वगैरह करो, ठीक है, ये तब की तब देखी जाएगी। अच्छा, पहले वाले की बात करेंगे अगर हम जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 के बारे में, तो ये जल की रोकथाम और नियंत्रण, यानी जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के बारे में था, जो कि पानी के स्वच्छता को बनाए रखने और उसे रिस्टोर करने का प्रावधान था। लेकिन ये अभी तक 25 राज्यों में लागू हो चुका था और 2 बार इसमें संशोधन हुआ, 88 और 2003 में। इसके तहत सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का गठन किया गया, और जबकि स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो चेयरमैन था उसकी नियुक्ति राज्य करता था। लेकिन अब जो नया वाला 2024 है इसमें केंद्र सरकार करेगी अब, ठीक है। ये सारी चीजें आपको थी। अब इसी में हम अगला पढ़ेंगे NMCG अर्थात कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, कि किस प्रकार से हम स्वच्छ गंगा करने के लिए जो राष्ट्रीय स्तर पर जो मिशन चला रहे हैं उसका योगदान क्या है और वो कैसे काम कर रहा है। तो इस प्रोग्राम को अगर आप देखोगे कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, यानी कि नेशनल जो NMCG है अर्थात नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इसने गंगा नदी के पुनरुद्धार, संरक्षण, प्रबंधन से संबंधित प्राधिकरण आदेश जो 2016 में संशोधन कर दिया। और ये जो मिशन चलाया जा रहा है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, इसको जल शक्ति मंत्रालय के अधीन चलाया जा रहा है। अब इसमें जो संशोधन किया गया उसके तहत क्या हुआ कि जो NMCG के निर्धारित मानकों के अनुरूप उपचारित अपशिष्ट जल को गंगा नदी में प्रवाहित करने की अनुमति दी जा रही है। ये बहुत बड़ा लैंडमार्क एक चेंज हो रहा है। क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि इससे पहले इस प्रकार के प्रवाहित करने पर रोक थी। अगर आप देखोगे
इससे पहले किसी भी स्थिति में, चाहे वो उपचारित हो या अनुपचारित हो, ऐसे सीवेज जल को प्रवाहित करने पर रोक थी। ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। और आपको भी लगेगा यार कि गंगा को स्वच्छ करना है तो हम जो उपचारित अपशिष्ट जल है हम उसे क्यों गंगा में प्रवाहित करेंगे। तो अंतर समझ, अगर कोई जल फैक्ट्री का है या कहीं सीवेज का है, अगर वो गंदा जल है, अनुपचारित जल है, तो जाहिर सी बात है अगर आप उसे गंगा में फ्लो करोगे तो गंगा नदी और भी प्रदूषित होगी। लेकिन अगर कोई ऐसा जल है जो अपशिष्ट जल है लेकिन उसको उपचार कर दिया गया, उसकी रेमेडियल कर दिया गया, चाहे उसको इन्फेक्शन से, विषाणुओं से, जीवाणुओं से, किसी भी प्रकार की दवाओं से स्वच्छ किया जा चुका है, अब उस पानी को क्या हम गंगा में प्रवाहित कर सकते हैं? तो बिल्कुल हाँ, 2024 में संशोधन किया गया 2016 वाले प्रोविजन में कि इस तरीके की अनुमति अब दी गई है। ये बहुत बड़ा एक चेंजेस है और इस कदम का उद्देश्य है कि नदी के अविरल प्रवाह को बनाए रखा जाए और नदी की जैव विविधता में सुधार किया जाए। मतलब क्या है कि भाई नदी में पानी भी कम ना हो। अगर पानी को आपको बढ़ाना है तो उसमें पानी जो है कि कहीं ना कहीं से फैक्ट्री से, इंडस्ट्री से, नाले से, सीवेज से लाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो उपचारित है यानी कि शुद्ध किया हुआ पानी है तो और बेहतर है, क्योंकि गंगा में नदी का जो फ्लो बना होना चाहिए, जितना पानी चाहिए वो भी मिलता रहेगा प्रॉपर और साफ सुथरा पानी भी रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क जो है कि प्रोविजन में मानता हूं, क्योंकि ऐसा प्रश्न जो है कि बना सकती है यूपीएससी और आप कंफ्यूज हो सकते हो। फिर वहीं देखेंगे कि सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत 2011 में एक सोसाइटी के रूप में इसको पंजीकृत किया गया था और ये जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। इसका उद्देश्य क्या है, जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा का, कि संपूर्ण नदी बेसिन में प्रदूषण को कम करना और गंगा नदी का पुनरुद्धार करना। दूसरा, नदी के जल की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना और नदी में आवश्यक इकोलॉजिकल फ्लो को बनाए रखना। कहने का मतलब है कि अगर हम इस तरीके के परमिशन को दे रहे हैं कि उपचारित किया हुआ अपशिष्ट जल को अगर हम गंगा नदी में प्रवाहित करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका फ्लो भी बना रहेगा। ठीक है, उसका फ्लो भी क्या रहेगा, बना रहेगा। ये चीज हो गई। और आगे हम देखते हैं इसके बारे में क्या लिख रहा है कि राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की कार्यान्वयन शाखा के रूप में इसकी स्थापना की गई थी और गंगा नदी के कायाकल्प, संरक्षण, प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय परिषद स्टैब्लिश किया गया था जिसे राष्ट्रीय गंगा परिषद कहा जाता है। गठन के परिणाम स्वरूप 2016 में एनजीआरबीए को यानी इसको बेसिन प्राधिकरण को रद्द कर दिया गया, यानी भंग कर दिया गया। नमामि गंगे कार्यक्रम की बात करेंगे तो मोदी जी जब आते हैं सत्ता में 2014 में, भाजपा सरकार बनती है केंद्र, तो उस दौरान उन्होंने 2014 में इसे शुरू किया। 2021 तक गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों का पुनरुद्धार करना था। अब उसकी सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो उसमें यमुना हो सकती है, उसकी सहायक नदी सोन हो सकती है, उसकी सहायक नदी पुनपुन हो सकती है, उसकी सहायक नदी जो है कि बहुत सारी नदियां हैं, इनका भी पुनरुद्धार करना था। और इस कार्यक्रम को अब 2021 तक से बढ़ाकर 2026 तक कर दिया गया है और इसमें 8 स्तंभ है, यानी सीवेज का उपचार करो, रिवर फ्रंट का विकास करो, नदी की सतह मार्ग की सफाई करो, वनीकरण करो, जैव विविधता, सार्वजनिक जागरूकता, बहिस्राव का प्रबंधन और गंगा ग्राम। ये सभी जो है कि कॉन्सेप्ट इसमें शामिल किए गए 8 प्रकार के। तो ये नमामि गंगे कार्यक्रम भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हम प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन अधिनियम, जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट जो रूल्स है 2024 में अपडेट किया गया। असल में क्या हुआ कि लोक लेखा जो कमेटी है, यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति, जिसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से चुने जाते हैं। इसने संसद में प्लास्टिक के कारण प्रदूषण के शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की कि प्रदूषण क्यों हो रहा है, प्लास्टिक के कारण हो रहा है। और सरकार ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2024 को अधिसूचित भी कर दिया। ये जो शक्तियां प्राप्त हुई इसमें चेंज करने के लिए, इसके लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत इनको शक्तियां प्राप्त हुई और जिसके बाद इन्होंने जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि पीडब्ल्यूएम नियम में 2016 में संशोधन कर दिया। अच्छा, 2016 में जब ये नियम था तब ये क्या प्रावधान करता था? तब ये प्रावधान करता था, यानी 2024 में संशोधित कर दिया गया है, तो उस समय अगर आप देखोगे कि प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रभावी और वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए इसको बनाया गया था। ये नियम अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत, विनिर्माता, आयातक, उत्पादक, ब्रांड मालिक सभी पर लागू है। अगर हम बात करें 30 सितंबर 2021 से प्लास्टिक कैरी बैग की न्यूनतम जो मोटाई थी 50 माइक्रोन से बढ़ा के 75, फिर आगे 31 दिसंबर 2022 में इसको 120 माइक्रोन कर दिया गया। इसलिए अब जब भी आप व्हाइट कलर की पॉलीथीन खरीदते हैं, मतलब कोई सामान वगैरह लेके आते हैं, तो उसमें साइड में आप देखोगे ब्लू कलर का लिखा होता है कि इसकी जो माइक्रोन की जो नंबर है, यानी इसकी थिकनेस जो है वो 120 माइक्रोन से अधिक हो चुकी है। और साथ ही साथ फिर हमें यह भी पता होगा कि जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब एक नई प्रणाली शुरू की गई थी कि विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व, यानी कि एक्सटेंडेड जो प्रोडक्शन करने वाली जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी
इसका मतलब है कि जो भी कंपनियां प्लास्टिक या प्लास्टिक से बने हुए चीजों को बनाती हैं, ये उनकी खुद की जिम्मेदारी होगी कि वो इसे रिसाइकिल करने के लिए सारी चीजों को कलेक्ट भी करें। ठीक है, ये उनकी खुद की जिम्मेदारी होगी। अब यहां पर आप देखोगे कि जो इसमें नए नियम बनाए गए 2024 में, सबसे पहली बात कि नए नियमों के अनुसार जो डंप साइटों में मौजूद प्लास्टिक कचरे हैं, अपशिष्ट के साथ साथ उत्पन्न प्लास्टिक कचरे का वार्षिक आकलन किया जाएगा और इसके लिए स्थानीय निकायों को ये कार्य करना पड़ेगा। आकलन करने के लिए स्थानीय निकाय अगले 5 वर्षों की अवधि में होने वाले प्लास्टिक कचरे की मात्रा का भी अनुमान करेंगे। अर्थात लोकल बॉडीज को ये वर्क दे दिया गया, क्योंकि ग्रामीण स्तर से लेकर शहरी स्तर, स्थानीय स्तर पर तो सबसे पहले कूड़ा उत्पन्न होता है, सबसे पहले एमसीडी के पास कूड़ा जाता है, यानी नगर निगम के पास। तो सबसे पहले जानकारी उन्हीं को होनी चाहिए और वही 5 वर्ष की रिपोर्ट पूरी तैयार करेंगे। ये काम उन्हें दे दिया गया। फिर इसके बाद ये भी कहा गया कि जो कंपोस्टेबल प्लास्टिक होगी, यानी कि जिसको हम बायोडिग्रेडेबल, जो कि अपघटनीय प्लास्टिक होगी, इससे बनी हुई वस्तुओं के जो विनिर्माता हैं, उत्पादक हैं, आयातक हैं, ब्रांड के मालिक हैं, इनको स्वैच्छिक आधार पे स्थानीय निकायों के साथ मिलकर ऐसी अवसंरचना के विकास में योगदान दे सकते हैं। अगर मान लो कोई ऐसी कंपनी है जो प्लास्टिक का प्रोडक्ट बना तो रही है, लेकिन वो ऐसी प्लास्टिक का क्लेम कर रहे हैं कि ये बायोडिग्रेडेबल है, अर्थात ये पूरी तरीके से जैविक घटकों के कारण अपघटित हो सकती है, अर्थात ये नुकसान नहीं पहुंचाएगी, तो ऐसे में उन लोगों की कंपनी के जो मालिक है वो स्वैच्छिक तौर पे स्थानीय निकाय की हेल्प भी कर सकते हैं। ठीक, ये चीज होगी। इसके बाद जो स्थानीय निकाय करेंगे प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए जो अवसंरचना का आकलन होगा, इसे फिर वार्षिक रिपोर्ट के तौर पे स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास और साथ ही साथ प्रदूषण नियंत्रण कमेटी को भेजनी होगी। यानी ये जो स्थानीय बॉडी है, लोकल बॉडीज है, ये इस तरीके से आगे भेजेंगी। 2024 में यह भी प्रावधान जोड़ा गया कि कंपोस्टेबल या बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से बनाई गई वस्तुओं के विनिर्माता को भी एक सीपीसीबी को एक रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी। मान लो एक कंपनी का मालिक मैं हूं, मैंने कुछ ऐसी प्लास्टिक्स बनाई है जो जिसमें आप खाना ले जा सकते हो या जिसमें कोई लिक्विड की पानी ले जा सकते हो या कोई भी ऐसी वस्तु को कैरी कर सकते हो, लेकिन वो ऐसी प्लास्टिक है कि वो क्या है, कंपोस्टेबल है, बायोडिग्रेडेबल है। इसकी रिपोर्टिंग मुझे सेंट्रल प्लास्टिक कंट्रोल ब्यूरो को भी देनी पड़ेगी वार्षिक तौर पे, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। साथ ही इसके लिए एक ऑनलाइन केंद्रीकृत पोर्टल का भी प्रावधान किया गया कि ताकि आप वहां पर उत्पादक, आयातक, ब्रांड मालिक, विनिर्माता ये सभी अपना पंजीकरण करवा सकें और वहीं से बैठे बैठे अपने ऑफिस से सेंट्रल प्लास्टिक कंट्रोल ब्यूरो को अपडेट दे सके। इसका मतलब क्या है कि एक ऑनलाइन पोर्टल का भी प्रयोग कर सकते हैं वो। और सभी प्रकार के अगर पूर्ण आवेदन की प्राप्ति के बाद 30 दिनों की अवधि के भीतर यदि पंजीकरण नहीं किया जाता है तो ऐसे में आवेदक को ऐसी अवधि की समाप्ति पर इन नियमों के तहत पंजीकृत माना जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बताई आपको, ईपीआर का दायरा बढ़ा दिया गया। पहले ईपीआर जो था लेकिन लिमिटेड था, अब दायरा बढ़ाया गया कि अब बाजार में किसी भी तरह की प्लास्टिक की पैकेजिंग की आपूर्ति करने वाले जो विनिर्माता हैं या जो दुकानदार, जो खरीदार हैं या जो ब्रांड के मालिक हैं, इनको खुद ही ऐसी प्लास्टिक पैकेजिंग को वापस कलेक्ट करना होगा। और अगर बायोडिग्रेडेबल वो प्लास्टिक है तो इससे संबंधित विनिर्माता और हितधारकों को भी इसमें शामिल करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है कि अगर मैं कोई कंपनी का मालिक हूँ, मैंने कुछ ऐसी जो है कि प्लास्टिक बनाई है जो बायो मतलब कि जैव अपघटनीय है, बायोडिग्रेडेबल है, तो ये मेरी जिम्मेदारी ही बनती है कि मैंने अगर ऐसी प्लास्टिक बनाई तो मैं उसे कलेक्ट भी करूं, रिसाइकिल भी करूं और इसकी पूरी अपडेट मैं सीपीसीबी को भी दूंगा, एससीबी को भी दूंगा और स्थानीय निकाय के जो लोकल बॉडीज है उनके साथ मिलकर काम भी कर सकता हूं। ठीक है, और नए नियमों में निम्नलिखित रूप से स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो मतलब बोर्ड और पीसीसी यानी पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी जो है, इसको ऑनलाइन रिपोर्ट भेजना अनिवार्य किया गया है। तो सबसे पहले हम इन शॉर्ट समझते हैं कि किनको किसको रिपोर्ट भेजनी है, ये देख लेना है। तो रिपोर्ट में आप देखो कि जैसे स्थानीय निकाय जो है कि किसको रिपोर्ट भेजेंगे, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो और पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी को भेजेंगे, सालाना तौर पे वार्षिक रिपोर्ट भेजेंगे और अपनी वेबसाइट पर भी एसपीसीबी और पीसीसी इन रिपोर्ट का ऑडिट करके वेबसाइट पे पब्लिक करेंगे कि हाँ भाई आपकी लोकल बॉडीज ने जो है कि इतना प्लास्टिक जो है कि उत्पादित हुआ था, इतना प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा किया और हमें यहाँ तक जो है कि पहुंचा दी, ये रिपोर्टिंग दे दी। अब एसपीसीबी और पीसीसी क्या करेंगे, सीपीसीबी यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो बोर्ड अर्थात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास जो है कि ऑनलाइन जमा कर देंगे सारा डेटा जो वार्षिक तौर पर होगा। आगे चल के जो सीपीसीबी है ये समेकित वार्षिक रिपोर्ट एक तैयार करेगा और अपनी सिफारिशों के साथ केंद्र सरकार को प्रस्तुत कर देगा। ये लोकल बॉडीज से हमें ये जो है कि डाटा मिले, ये आंकड़े मिले जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास गया, फिर स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी हमें जो है कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तक जो है कि सारा आंकड़ा दिया, हमने उसकी रिपोर्टिंग की, उसकी ऑडिटिंग की, तो हमें कुछ कंक्लूजन निकल कर आए देखने को मिलते हैं, कुछ हमें सिफारिशें की है। अब ये केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वो उसे फॉलो करती है या नहीं करती है। तो इस तरीके से हम प्लास्टिक के प्रदूषण को कंट्रोल कर सकते हैं, एक अच्छा मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है।
और जो विनिर्मातक होंगे, विनिर्माता या आयातक, इनको भी तिमाही के आधार पर रिपोर्ट भेजनी रहेगी। पुनर्चक्रण और प्रसंस्करण में शामिल जितने भी विनिर्माता हैं उनको वार्षिक आधार पर रिपोर्ट भेजनी रहेगी। तो ये सारी चीजें आपने देख ली। वहीं इसमें एक और कंपलसरी चीज कर दिया, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि फसाई के द्वारा प्रमाण पत्र जो दिया जाता है वो भी आपको लेना पड़ेगा। 2024 में कंपोस्टेबल या बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के जो विनिर्माता हैं इनके लिए अनिवार्य कर दिया गया, ध्यान देना, अनिवार्य किया गया है कि खाद्य पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक के लिए आपको CPCB के साथ साथ FSSAI के साथ भी प्रमाण पत्र प्राप्त करना पड़ेगा। यानी अगर कोई ऐसी जो है कि कंपनी है जो खाद्य पैकेजिंग करती है, यानी कि फूड सामग्री को जो है पैकेज करने का ब्रांड बनाती है, तो उसको सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो के साथ साथ फसाई यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया को से भी प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा। तो एक अच्छी बात है कि इसने दो जगह पे जो है कि बाध्यकारी कर दिया, अर्थात अनिवार्य तौर पे जिम्मेदारी तय कर दी है। जिसमें आप देखोगे कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया कितने प्रकार के ब्रांड दे सकती है प्रमाण पत्र। एक तो रिसाइकिल का, अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा जो रिसाइकिल हो सकता है तो उसे दर्शाएगा। कंपोस्टेबल, अगर कोई ऐसा है जो औद्योगिक कंपोस्ट हो सकता है तो ये इसे दर्शाएगा। तीसरा बायोडिग्रेडेबल, अगर कोई ऐसा है जो बायोडिग्रेडेबल का लेबल लगाता है तो उसमें ये बताना पड़ेगा कि किस प्रकार से उसका वो डिग्रेडिएबल करेगा, क्या वो मिट्टी में छोड़ देगा या उसे लैंडफिल करेगा या वो पानी में जो है कि डिग्रेडिएट हो सकता है। तो 3-4 कैटेगरी भी इसमें बनाई गई है। तो काफी डीप में जाके इस बार इसमें संशोधन किया गया है और मुझे पर्सनली जो है कि काफी पसंद आया ये वाला प्रोविजन। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब हम चलेंगे अगले टॉपिक पे कि बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2024। जिस प्रकार से आप लोग देखते हो आज बहुत सारे गैजेट्स है ऐसे इलेक्ट्रॉनिक तौर पे जिसमें बैटरी का यूज होता है। चाहे आप घड़ी का सेल देख लो, मोबाइल की बैटरी देख लो, लैपटॉप की बैटरी देख लो, आपके स्मार्ट वॉच की बैटरी देख लो, या फिर आप जो इन्वर्टर यूज करते हो उसमें भी बैटरी प्रयोग होता है। तो ऐसे में बैटरी जो कि सबसे बड़ा जो है कि कैडमियम और लेड का अवशोषण मतलब कि उत्सर्जन करता है, बहुत ही विनाशक माना जाता है। तो इसमें बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक नया नियम लाया गया और यह भी केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन का नियम 2022 में संशोधन किया गया है। अब बात ये सोचने वाली है कि एक होता है कि संशोधन जब आप 10 साल 15 साल पुराने अधिनियम में करते हो तो समझ में आता है। ये तो भाजपा गवर्नमेंट ने 2022 में लाया था, फिर 2022 में फिर दोबारा संशोधन किया गया 24 में, यानी 2 साल भी नहीं बीते। अर्थ का मतलब है कि इसको जमीनी स्तर पे जब अप्लाई किया गया होगा, इस नियम का कार्यान्वयन किया गया होगा, तो बहुत सारी नई नई चुनौतियां और नए नए जो है कि सुझाव आए होंगे, इसीलिए इसको तुरंत से तुरंत जो है कि लागू किया गया। अब बात करें अगर हम प्रमाण पत्र के बारे में कि जो अपशिष्ट बैटरियां होती इनके लिए प्रमाण पत्र का प्रावधान जो 2022 में था कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो बोर्ड के द्वारा केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आपको एक्सटेंडेड जो रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात थी EPR प्रमाण पत्र पुनर्चक्रणकर्ता नवीनीकरण करने वालों को प्रदान किया जाता था। साथ में जो पुनर्चक्रणकर्ता या नवीनीकरण करने वाले अपशिष्ट बैटरियों के बदले में उत्पादकों को EPR प्रमाण भी भेज सकते थे। लेकिन अब 2024 वाले में क्या है, सीधी सीधी बात है कि CPCB द्वारा जो EPR प्रमाण पत्र होगा इसकी खरीद बिक्री के लिए एक अधिकतम और न्यूनतम मूल्य तय कर दिया जाएगा। अब इससे पहले क्या होता था, अपने मन से आप जिसको चाहो उसको भेज सकते थे, लेकिन अब कह दिया गया कि भाई आपको पूरा एक न्यूनतम और अधिकतम मूल्य तय करना पड़ेगा। ठीक है, फिर वहीं पे कह रहा है कि EPR के तहत निर्धारित दायित्वों को पूरा न करने वाली संस्थाओं पर लगाए गए या लगाए जाने वाले पर्यावरणीय मुआवजे में से क्रमशः 100% और 30% के बराबर होगी क्रमशः तौर पे। ठीक है, पंजीकृत संस्थाओं के बीच में अब EPR प्रमाण पत्र की खरीदारी का मूल्य अधिकतम और न्यूनतम के बीच ही होना चाहिए, उससे ना ऊपर ना उससे नीचे। अब बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन जो नियम था 2022 उस पर चर्चा करें कि उस पर क्या क्या प्रमाण देखने को हमें मिलते हैं। तो आप देखोगे कि पर्यावरण के अनुकूल सुनिश्चित करने के लिए इसको 2022 में अधिसूचित किया गया था, जो कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जारी किया गया था। 2022 को बैटरी प्रबंधन हैंडलिंग अधिनियम 2001 के स्थान पर लाया गया था। तो भाई जाहिर सी बात है 20-21 साल बाद लेके आओगे तो समझ में आता है, लेकिन 2022 में कौन सी ऐसी कमियां थी कि 2024 में आपने संशोधन कर दिया। तो इसमें जैसे प्रमुख प्रावधान थे कि आपका विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के बारे में चीजों को बताया गया, केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल के बारे में डिटेलिंग की गई, रिकवरी को अनिवार्य बना दिया गया और प्रदूषण द्वारा भुगतान का सिद्धांत भी लगा दिया गया। तो इन चारों को आप एक बार डिटेल से पढ़ लेना। वैसे कुछ खास नहीं था, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि एक बार आप पढ़ लेना अपने स्तर से। ठीक है, तो आपको अच्छा रहेगा। रिपोर्ट्स और सूचकांक की बात करते हैं तो देखिए इसमें एक रिपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, वायु गुणवत्ता, क्योंकि हमारा क्या मेन टॉपिक चल रहा है, हम प्रदूषण के अंतर्गत ही सारी चीजों को पढ़ रहे हैं। तो इसमें आप देखोगे एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो आती है, ये स्विस संगठन है जो कि IQ एयर ने वायु गुणवत्ता की रिपोर्ट जारी की 2023 की वैश्विक स्तर पे, जिसमें बताया कि सबसे खराब और वायु गुणवत्ता के मामले में 3 टॉप 3 जो देश है वो एशियाई देश है, बांग्लादेश,
पाकिस्तान, भारत। तो देखा जाए कि बाप और उसके दो बेटे तीनों ही हैं। भाई भारत क्या है, बाप है और उससे दो बच्चों का जन्म हुआ, एक पाकिस्तान का और एक बांग्लादेश का। तो इस आधार पर आप देखोगे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत तीसरे नंबर पर आता सबसे खराब कंडीशन में। और वहीं राजधानी की बात करेंगे तो हमारी नई दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी मानी जाती है। बिहार का जो बेगूसराय शहर है ना, ये सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र माना जाता है, यानी बेगूसराय, जी हाँ, जहां से कन्हैया कुमार जो है कि उनका जो होम टाउन है कन्हैया कुमार, या गिरिराज सिंह का जो संसदीय क्षेत्र है, भाजपा के गिरिराज सिंह कद्दावर नेता है, इनका ये क्षेत्र है। और बेगूसराय सोचो बिहार का दुनिया का जो है कि सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र माना गया। अब इससे भी ज्यादा कोई शर्म की बात होगी कि वहां पे एक बिहार के सबसे बड़े टॉप मोस्ट लीडर हैं और उनका क्षेत्र दुनिया के नाम पे जाना जाता है। किस लिए? निगेटिव इंपैक्ट से। और केवल 7 देश ऐसे हैं जो WHO के वार्षिक PM 2.5 के दिशा निर्देश को पूरे कर पाए पूरी दुनिया में, केवल 7 देश ऐसे हैं। एक और रिपोर्ट इससे संबंधित है, चौथी ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटरिंग रिपोर्ट के बारे में, जिसको UNITAR के सस्टेनेबल साइकिल यानी कि सस्टेनेबल साइकिल प्रोग्राम के अंतर्गत इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन और फेडरेशन कॉर्मिकेट के साथ साझेदारी में इसको तैयार किया गया। और इसमें कुछ खास था नहीं, इसलिए मैंने इसको होल्ड कर दिया था, आप पढ़ सकते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। इससे पहले हमने पढ़ा था क्लाइमेटोलॉजी, अर्थात कि जो क्लाइमेट चेंज हो रही थी, जलवायु परिवर्तन, उससे रिलेटेड जो टॉपिक पढ़े। फिर सेकंड हमने पढ़ा पॉल्यूशन, पॉल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़े। और अब हमारा थर्ड टॉपिक चल रहा है बायोडाइवर्सिटी, अर्थात जैव विविधता। और इसके अंतर्गत जो हम पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कि प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर एक कन्वेंशन किया गया है, जिसकी COP14 जो है कि मीटिंग्स आयोजित की गई। अर्थात कि कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, जो प्रजाति जो स्पीसीज जो होती है, जो प्रजातियां होती है जो माइग्रेट करके आती है कहीं एक जगह से दूसरी जगह। जैसे साइबेरियन सारस हमारे यहाँ आते हैं। साइबेरिया कहाँ पे पड़ता है? रूस में। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग या ग्लोबल चेंजेस होने की वजह से जो साइबेरियन सारस हैं वो मानसूनी जलवायु और ठंडी जलवायु के समय भारत में प्रवेश करते हैं। तो ऐसे दुनिया के बहुत सारे प्रवासी प्रजाति होती है जो एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करते हैं, और इन पर भी एक COP14 आयोजित किया गया इस बार। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे और इसको हम इन शॉर्ट CMS भी कहते हैं। तो इसमें आप देखोगे कि जो CMS का मतलब समझ में आ गया, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज। तो इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसके जो पक्षकार थे, इन्होंने 14वीं बैठक आयोजित की थी। और यह बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित हुई थी। उज्बेकिस्तान के समरकंद में, याद होगा RO में जो है कि यह प्रश्न पूछा गया था, और समरकंद को कई सारे लोगों ने अफगानिस्तान के अंतर्गत मान लिया था। यही गलत हुआ था। याद होगा RO का जो पेपर अभी 11 फरवरी 2024 को हुआ। अब यहाँ पे जो ये मीटिंग हुई COP14, इसमें क्या नए नए प्रोविजंस निकल कर आए, क्या क्या जो है कि बातें निकल कर आई। तो इन्होंने एक स्लोगन दिया कि नेचर नोज नो बॉर्डर्स, अर्थात जो नेचर है वो कोई भी बॉर्डर को नहीं मानती है, बस जो है कि अपना खुला वायुमंडल मानती है। इसके अंतर्गत 14 प्रजातियों को नई तरीके से शामिल किया गया, जिसमें यूरेशियाई लिंक्स है, पलास कैट है, सैंड टाइगर शार्क है, इन सभी को शामिल किया गया। और इनके लिए एकल प्रजाति कार्य योजना भी तय की गई, जिसमें अटलांटिक हम्पबैक डॉल्फिन थी, हॉक्सबिल थे, एंजल शार्क थे। इन सभी जलीय प्रजातियों के लिए यह प्रजाति शुरू की गई योजना। साथ ही साथ जो एग्रीमेंट ऑन सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, यानी इन्होंने एक वैश्विक स्तर पे एक नया जो है कि एग्रीमेंट किया, जो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे अर्थात कि जो मध्य एशिया का जो रास्ता है जहां से प्रवासी पक्षी जनरली प्रवास करते हैं, इसमें प्रवासी पक्षियों की 30 रेंज कंट्रीज को शामिल किया गया। और इसके लिए जो कोऑर्डिनेशन यूनिट एस्टैब्लिश की जाएगी वो भारत में की जाएगी। अर्थात कि मध्य एशिया के अंतर्गत जो रूट है पक्षियों के आवागमन करने का, चाहे वो आपका अफ्रीकी मतलब एशियाई देशों से आ रहे हो, या अरेबियन कंट्री से आ रहे हो, अरेबियन कंट्री से या रसिया से आ रहे हो, तो इस रूट के अंतर्गत जो भारत में आते हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन यूनिट एक भारत में एस्टैब्लिश की जाएगी। और ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी को भी शुरू किया जाएगा, वैश्विक स्तर पर इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी। आगे बढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि भारत की कुछ महत्वपूर्ण प्रवासी प्रजातियां हैं जो भारत से महत्वपूर्ण रूप से प्रवास करती है। जैसे अमूर फाल्कन की बात करेंगे तो ये IUCN में लिस्ट कंसर्न है। बारहेड गीज की बात करेंगे तो ये लिस्ट कंसर्न है। ब्लैक नेक्ड क्रॉन्स की बात करेंगे तो ये वल्नरेबल हो गया। हम्पबैक व्हेल की बात करेंगे तो ये लिस्ट कंसर्न हो गया। एशियाई हाथी भी एंडेंजर्ड हो गया। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये IUCN में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और CMS में ये परिशिष्ट 1 में आती है। तो ये जरा एक बार रैंकिंग आप लोग दोस्तों याद कर लेना, क्योंकि ऐसे प्रश्न कई बार ये पूछता है हमारा UPSC परेशान करने के लिए। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम देखें कि वन्य प्राणियों की
प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक कन्वेंशन होता है CMS, या इसी को इन शॉर्ट हम बॉन कन्वेंशन भी कह देते हैं। ध्यान देना, बॉन कन्वेंशन इसी के नाम से जाना जाता है, जो आप कई बार सुनते हो। तो देखोगे कि ये यूनेप के तहत एक अंतर सरकारी संधि है। इसमें प्रवासी प्राणियों और उनके पर्यावासों के संरक्षण और संधारणी उपयोग के लिए एक वैश्विक मंच तैयार किया था कि जितने भी प्रकार के जो प्रवासी प्राणी हैं, उनके जो हैबिटेट है, उनके जो पर्यावास है, जिस भी देशों में स्थित है, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए क्या योजनाएं हो सकती हैं, क्या वैश्विक रूप से जो है कि नीतिगत कार्यान्वयन होने चाहिए, क्रियाविधि होनी चाहिए, इसके लिए एक मंच तैयार होता है जहां पर सारे देश मिलकर इसमें आपसी चर्चा करते हैं। 1979 में इसको अपनाया गया था, 1983 में लागू हुआ। भारत 1983 से इसका सदस्य बन चुका है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि इस कन्वेंशन का USA, कनाडा, चीन, रूस जैसे लोग इसके पक्षकार नहीं है। 4 बड़ी शक्तियां, चीन, रसिया और USA, ये तो बड़ी शक्तियां, ये इसके पक्षकार नहीं है, लेकिन भारत इसका पक्षकार है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं CMS परिशिष्ट क्या होते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया कि जैसे परिशिष्ट 1 होता है, परिशिष्ट 2 होता है। तो समझने वाली बात है कि जो परिशिष्ट 1 के अंतर्गत होते हैं उन्हें हम एंडेंजर्ड प्रजाति मानते हैं, यानी कि एंडेंजर्ड मतलब खतरे के निशान पर है। और इसमें जैसे भारतीय हाथी है, ईस्टर्न गोरिल्ला, बोहेड व्हेल हो गया, ओरिएंटल सारस हो गया, तो ये CMS की परिशिष्ट 1 होती है। ऐसी एक परिशिष्ट 2 होती है जो सामान्यतः संरक्षण स्थिति प्रतिकूल या बहुत अच्छी नहीं है, ऐसी स्थिति में विलुप्त हो सकती हैं, इनकी संरक्षण की स्थिति बहुत खराब है, जैसे अफ्रीकी बुश, फॉरेस्ट एलिफेंट या डुगोंग शेर, ये सभी आते हैं परिशिष्ट 2 में। अब यहाँ पे CMS के COP14 के बारे में बात करें तो देखो, कन्वेंशन का निर्णय लेने वाला ये प्रमुख निकाय होता है, जो बॉन कन्वेंशन होता है, या जो आपने देखा कंजर्वेशन ऑफ जो माइग्रेटरी स्पीसीज है, इसके अंतर्गत ये प्रमुख निकाय होता है, निर्णय लेने वाला COP14 होता है, COP15, COP13 जो भी होता है। इनकी बैठक हर 3 साल पे होती है और अगले 3 वर्षों के लिए बजट और प्राथमिकताएं तय करते हैं। इससे पहले जो इनकी हुई थी COP13, ये इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए कि जो COP13 हुई थी 3 साल पहले, यानी 2020 में, वो भारत के अंतर्गत हुई थी। आप देखोगे कि भारत ने भी, इसमें यहाँ पे देखोगे कि भारत ने निम्नलिखित संरक्षण के लिए CMS के साथ एक गैर कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जिसमें साइबेरियन क्रेन 1998, समुद्री कछुए 2007, डुगोंग 2008, रैप्टर्स 2016 और 2020 में 3 साल पहले गुजरात गांधीनगर में CMS की COP13 भी आयोजित हुई थी। तो सोचिए, भारत ने ही इससे पहले मेजबानी की थी और UPSC ऐसे प्रश्न का ट्रेंड पुराने क्वेश्चन के साथ भी कनेक्ट कर देता है, सीधे स्टेटमेंट बना देगा कि COP14 जो हुआ है बॉन कन्वेंशन का या CMS का, ये उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ। COP13 जो हुआ था भारत के गांधीनगर में हुआ। तो आपको दोनों स्टेटमेंट सही करने होंगे। और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पहली बार CMS के तहत COP13 से पहले भारत की प्रवासी प्रजातियों की एक सूची संकलित की थी, ये पहली बार ऐसा हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे कुछ आंकड़ों के बारे में भी बात की जा रही है, जो विश्व की प्रजातियों की स्थिति के बारे में बात की गई है कि जो COP14 है, इसने पहली बार विश्व की प्रवासी प्रजातियों की रिपोर्ट जारी की। इन्होंने कहा कि लगभग 44% प्रवासी प्रजातियों की आबादी में गिरावट देखने को मिली, 22% से अधिक प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है, 97% मछली प्रजातियों पर विलुप्त होने का खतरा है, और 399 प्रवासी प्रजातियां जो थ्रेटन्ड है यानी संकटग्रस्त है, या नियर थ्रेटन्ड है यानी विलुप्त होने के निकट है। तो इस तरीके की चीजें इसमें आपको रिपोर्टिंग मिलेगी जो नई वाली हुई है। अब आगे चलते हैं हम अगले टॉपिक की ओर, जो हम रामसर कन्वेंशन की बात करेंगे। भारत में अभी रामसर साइट जो है कि ऐड की गई 5, जिसमें 2 तमिलनाडु में, 3 कर्नाटका में। इस तरीके से आप देखो कि भारत की जो रामसर साइट है वो 80 हो चुकी है। तो पूरी जानकारी हम लोग कलेक्ट करेंगे। तो हम टॉपिक को देखेंगे दोस्तों कि अभी हाल ही में भारत की 5 रामसर साइट जो है कि ऐड की गई, और जिसके बाद भारत की टोटल रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई, 80 हो गई। तो पहले हम ये देखना चाहेंगे कि कौन कौन सी ऐड की गई है। तो भारत के अंतर्गत जो नई आर्द्र भूमियां या रामसर साइट ऐड की गई वो कौन कौन सी। तो मैंने आपको बताया कि कर्नाटक के अंतर्गत 3 शामिल हुई हैं। जैसे पहली है अगनाशिनी ज्वार नदमुख, दूसरी है मगधी केरे संरक्षण रिजर्व, तीसरा है अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व। ये तीनों, जिसका एक ही कलर है येलो कलर का, ये कर्नाटक के अंतर्गत है। एक एक करके पढ़ेंगे जरा हम। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो अगनाशिनी नदी और अरब सागर के संगम पर स्थित है, इसलिए अगनाशिनी ज्वार नदमुख, जो कि एस्चुरी है। तो जाहिर सी बात है ये किधर पड़ रहा होगा एस्चुरी, ये अरब सागर की तरफ होगा, पश्चिमी घाट की तरफ। तो यहाँ पर ये कर्नाटक में अगनाशिनी एक नदी है और अरब सागर के संगम पर है। ये स्पेशली चावल के खेतों में मछली पालन के रूप में जो है कि यहाँ पर यूज किया जाता है, और इसको स्थानीय रूप से गजनी राइस फील्ड भी कहा जाता है, गजनी राइस फील्ड भी कहा जाता है। वहीं मगधी के बारे में बात करेंगे, जो कर्नाटक का दूसरा है।
मगधी के बारे में बात करोगे तो मानव निर्मित आर्द्र भूमि है। कैसे निर्मित है? ये मानव के द्वारा निर्मित की गई आर्द्र भूमि है और सिंचाई के लिए यहाँ पे वर्षा जल को संग्रहित किया जाता है। और इसमें बार हेडेड गूज, यानी बार हेडेड गूज का मतलब हो गया हंस, इसके लिए सबसे बड़ा शीतकालीन आश्रय स्थलों में से एक होता है, यानी कि शीतकाल में सबसे अधिक जो है कि हंस यहीं पर आते हैं रहने के लिए, मगधी केरे संरक्षण रिजर्व। फिर बात करेंगे अंक समुद्र की, जो कि कर्नाटक का तीसरा है। यह भी एक मानव निर्मित ग्राम सिंचाई टैंक है और पेंटेंट स्टार्क हो गया, ब्लैक हेडेड आइबिस हो गया, इन सभी के लिए पर्यावास का स्थल माना जाता है। अब तमिलनाडु की बात कर लेते हैं, जो हल्का ग्रीनिश कलर में है, मतलब कि ब्लू कलर में है। यहाँ पर आप देखोगे कराईबेट्टी, जो कराईबेट्टी पक्षी अभ्यारण्य है, इनके बारे में समझना है आपको। और लॉन्गवुड सोलर रिजर्व। सोलर रिजर्व क्या होते हैं? जो सोलास पर्वतों के मतलब वन होते हैं, जैसे पर्वत पे, जैसे हिमालय वगैरह पे जो शीतकालीन मानसूनी जो वन होते, जो हिमालय पे जो शीतकालीन जो जंगल होते हैं ना, जिनको हम वन कहते हैं, शीतोष्ण वन कहते हैं। इसी तरीके से जब दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट के जो है कि शीतोष्ण वन होते हैं, उनको सोलास वन कहा जाता है। तो ये वन आच्छादित आर्द्र भूमि होती है जो वनों से घिरी होती है, ठीक है। नीलगिरी वगैरह के आसपास के रीजन माने जाते हैं। तो तमिलनाडु में 2 ऐड हुई है और 3 कर्नाटक में, ये याद रहना चाहिए। अब जरा हम रामसर साइट के बारे में पूरा डिटेलिंग यहाँ पे ले लेते हैं। क्या क्या यहाँ पर बात हम समझेंगे कि 1971 में रामसर कन्वेंशन को अपनाया गया। यह एक अंतर सरकारी संधि है और आर्द्र भूमियों और उनके संसाधनों के संरक्षण और उनके बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग पर फोकस किया गया, जिसमें कहा जाता है कि अगर आर्द्र भूमि के जो 9 मानदंड हैं, उसमें से अगर आप कोई भी एक मानदंड को पूरा करोगे तो आपको रामसर साइट घोषित कर दिया जाएगा। साथ ही साथ जैसे नियमित रूप से जो है कि 20,000 या अधिक जल पक्षियों को आश्रय प्रदान करने वाले स्थल को जैविक विविधता का संरक्षण माना जा सकेगा और उसको जो है कि हम रामसर साइट के अंतर्गत मान लिया जाएगा। अब यहाँ पे 1982 में भी जो है कि रामसर कन्वेंशन का भारत ने भी अभी पुष्टि की थी। अच्छा, ये रामसर क्या एक शहर है जो कि किसके अंतर्गत है दोस्तों? ईरान के अंतर्गत है। और इसीलिए रामसर साइट के मतलब उपलक्ष्य में ही 2 फरवरी को हर साल जो है कि आपका आर्द्र भूमि दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। आपको 2024 की थीम बतानी, मैंने इसको करंट अफेयर्स में पढ़ाया था, जो यूपी पीसीएस या आरओ के दौरान मैंने इसको पढ़ाया था। तो आपको बताना है कि 2024 की थीम क्या है, ठीक। और इस तरीके से अब तमिलनाडु में रामसर स्थलों की संख्या सर्वाधिक हो चुकी है। जैसे कि यूपी में कितनी है दोस्तों? यूपी में 10 है, ये सेकंड नंबर पे अभी भी बना हुआ है। तमिलनाडु में पहले जो थी वो 14 थी, लेकिन अब जब से 2 और बढ़ गई हैं तो अब कितनी हो गई? टोटल 16 हो गई हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि तमिलनाडु में 16 रामसर साइट हो चुकी है और इस आधार पे यूपी सेकंड नंबर पे अभी भी है 10 के साथ। अब और आगे चलते हैं। यूनाइटेड नेशन ने एक वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप प्रोग्राम शुरू किया है। क्या शुरू किया दोस्तों? वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप प्रोग्राम। तो इसमें देखोगे कि तराई आर्क लैंडस्केप ने यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप प्रोग्राम को शुरू कर दिया या इसकी मान्यता दे दी। असल में अगर आप देखोगे कि तराई आर्क लैंडस्केप को, जिसे 2022 में इसको शुरू किया गया, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र का जो दशक है ना, इकोसिस्टम को दोबारा जो है कि रिस्टोर करने के 2021 से 2030 तक के मामले में इसको मान्यता दी गई। और इसके लिए यूनेप और फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये 2 संयुक्त रूप से जो है कि इसके संगठन के रूप में कार्य कर रहा है। उद्देश्य क्या है? तो महाद्वीप और महासागर के पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण को रोकना और नियंत्रित करना और पूर्व की स्थिति को बहाल करना, यानी जो पहले की स्थिति बेहतर थी, इस पर फोकस किया जाएगा। फिर यहाँ पर इसमें आप देखोगे कि इसके अंतर्गत तराई आर्कलैंड स्केप के बारे में 6 अन्य पहलों को भी मान्यता देता है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र की ओर से तकनीकी और वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसमें आप देखोगे कि नमामि गंगे पहल को भी 2022 के अंतर्गत इसमें जो है कि मान्यता दे दी गई थी। 2022 में नमामि गंगे पहल को भी इसके अंतर्गत मान्यता दे दी गई कि हम इसको भी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप के अंतर्गत मानेंगे। अब कौन कौन से जो 6 फ्लैगशिप इनिशिएटिव हैं, जैसे रेस्टोरेशन मेडिटेरियन फॉरेस्ट इनिशिएटिव हो गया, लिविंग इंडस इनिशिएटिव हो गया, आक्सियोन एंडिना इनिशिएटिव हो गया, श्रीलंका मैंग्रोव रीग्रीनिंग हो गया, फॉरेस्ट गार्डन प्रोग्राम हो गया। तो ये 6 प्रकार की जो है कि आपको देखने को मिलती है। क्लियर? अब यहाँ पे जरा हम बात कर लेते हैं कि तराई आर्क लैंडस्केप है क्या। तो ये ट्रांस बाउंड्री बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। ट्रांस बाउंड्री का मतलब होता है जहाँ पे 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में ये इंक्लूड होती है। और इस प्रोग्राम को 2001 में शुरू किया गया था। जैसे बाघों, गैंडों, हाथियों के लिए महत्वपूर्ण रूप से जो पर्यावास है, क्रिटिकल हैबिटेट, उनको निर्माण करना है। तराई और चूरिया पहाड़ियों के पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करना है, जिसमें कार्बेट टाइगर रिजर्व, राजाजी नेशनल पार्क, इन सभी के संरक्षित क्षेत्र भी शामिल है।
अब तालपुर में बागमती नदी यानी नेपाल से, पश्चिम में यमुना नदी यानी भारत के बीच में 900 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो पहला वर्ड ही क्या करा, ये जो तराई आर्क लैंडस्केप है ये ट्रांस बाउंड्री बायोडायवर्सिटी। ट्रांस बाउंड्री का मतलब होता है जहां पे दो या दो से अधिक देशों के बीच में स्थित होता है। तो मैंने बताया कि ये बागमती नदी यानी नेपाल से लेकर यमुना नदी यानी भारत, दो देशों के बीच में इसको स्टैब्लिश किया जा रहा है और ऐसे में इसको जो है कि शुरू करने की मान्यता दे दी गई है। अब यहां पर हम अगले पॉइंट पर चलते हैं, यानी नेक्स्ट टॉपिक पर, वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम, जो कि 2022 के तहत नए नियम को अधिसूचित किया गया है, इसे हमें समझना है। तो पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 के तहत कई नए नियम अधिसूचित किए। जैसे पहला नया नियम है कि वन्य जीव संरक्षण लाइसेंसिंग विचार के लिए अतिरिक्त मामले नियम 2024 आया। लाइसेंस को लेकर बात आई है। क्या बात आई है भाई लाइसेंस को लेकर? आप इसको देखोगे कि वन्य जीव संरक्षण लाइसेंसिंग नियम 1983 की जगह लेगा 2024 वाला, तो 1983 को रिप्लेस कर रहा है। पहले क्या होता था कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में अनुसूची वन में जितने भी सूचीबद्ध किसी वन्य जीव व्यापार के लिए कोई भी लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, और जिसके लिए कुछ मामलों में कहा गया कि केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी से लाइसेंस जारी किए जा सकते हैं। ठीक, लेकिन अब आप अगर देखोगे कि जो 1983 का था उस समय ये था अनुसूची फर्स्ट, अनुसूची सेकंड के भाग सेकंड के तहत वन्य जीवों के व्यापार के लिए आपको लाइसेंस जारी करने पर रोक लगाई गई थी। लेकिन अब क्या है, आपको किसी प्रकार के लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर कहीं आपको लाइसेंस दिया जाएगा तो उसमें केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति भी ली जाएगी, पूर्व मंजूरी ली जाएगी। तो एक तो ये नियम समझ में आ गया। बाकी एक दूसरा इंपॉर्टेंट है बंदी हाथी, यानी जिसको हम लोग कहते हैं इनके हस्तांतरण और परिवहन पे फोकस किया जाएगा। कैप्टिव एलिफेंट्स के हस्तांतरण के लिए आवेदन और हाथी के पंजीकरण वाले अधिकार क्षेत्र के उप वन संरक्षक को भी करना होगा, जिसमें उप वन संरक्षक का मतलब हो गया डीसीएफ। इनके क्या कार्य होंगे कि एक पशु चिकित्सक से प्रमाण पत्र प्राप्त होना चाहिए कि हाँ भाई हाथी सही है, बंदी हाथी है, तो क्या अब इसको स्थानांतरित करना है। दूसरा, उन जगहों पर जहां वर्तमान में हाथी को रखा गया है और जहां से उस हाथी को आगे रखने का प्रस्ताव यानी कि ट्रांसफर किया जाएगा, वहां पर जाके आपको सत्यापित करना पड़ेगा, ये डीसीएफ का काम है। और 15 दिनों के भीतर मुख्य वन्यजीव वार्डन को आवेदन या रिपोर्ट भी भेजनी पड़ेगी। ये तीन प्रमुख कार्य जो है कि डीसीएफ के तय कर दिए गए उप वन संरक्षक। यानी पहला कि आप पशु चिकित्सक से प्रमाण पत्र प्राप्त करोगे कि हाँ हाथी की हेल्थ कंडीशन कैसी है, सही है कि नहीं है, ये सारी चीज। दूसरा, दोनों जगहों का ऑब्जर्वेशन करोगे, जहां पे रखा गया और जहां पे ले जाना उसका ऑब्जर्वेशन करोगे, सत्यापित करोगे। तीसरा, 15 दिनों के अंदर आपको जो है कि मुख्य वन्यजीव जो वार्डन होंगे ना उनको आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी, आवेदन देना पड़ेगा। अब यहाँ पे दो बातें आएंगी। एक होता है कि राज्य के भीतर ही हाथियों का स्थानांतरण करना पड़े, जैसे एक बहुत बड़ा राज्य है उसमें 2-3 जो है कि हाथियों के लिए अभ्यारण्य है, तो एक अभ्यारण्य से निकाल के आप दूसरे अभ्यारण्य में स्थानांतरित कर रहे हो, लेकिन राज्य आपका एक ही है। तो ऐसे में मुख्य वन्यजीव वार्डन 7 दिनों के भीतर बंदी हाथियों के स्थानांतरण की अनुमति देगा या फिर आवेदन को नामंजूर कर देगा। उसके बाद दोनों अथॉरिटी है, या तो आवेदन को नामंजूर कर दे कि नहीं हाथियों का स्थानांतरण नहीं हो सकता राज्य के भीतर, या फिर अगर वो उसे अनुमति देना चाह रहा तो 7 दिन के अंदर ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर यही कंडीशन राज्य के बाहर हो जाए कि भाई उत्तर प्रदेश से हमें आसाम ले जाना है या आसाम से गुजरात ले जाना है या गुजरात से कर्नाटक ले जाना है, तो ऐसे में 15 दिनों के भीतर जो है कि बंदी हाथी को प्राप्त करने वाले राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को आवेदन भेज देना पड़ेगा। यानी जिस राज्य में आप शिफ्ट करना चाह रहे हो ना, वहां का जो मुख्य वन्यजीव अधिकारी होगा, वार्डन होगा, उसको 15 दिन के अंदर रिपोर्टिंग देनी पड़ेगी। और साथ ही साथ अब भाई एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर आपको हाथी को लेके जाना है तो ऐसे में स्थानांतरण की जब अनुमति मिल जाएगी तो 3 महीने के अंदर आपको स्थानांतरण भी करना होगा। और इस ट्रांसपोर्ट परमिट की जो अधिकतम वैधता है वो 1 माह की ही केवल रहेगी, यानी 1 माह के अंदर आपको पहुंचा देना है। और 3 महीने तक आपके पास समय रहेगा कि आप 3 महीने के अंदर कभी भी इस प्रक्रिया को शुरू कर सकते हो। यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब इसमें एक सुप्रीम कोर्ट का मामला था जिसने वन अधिकारों की बात की, यानी वन की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट को नए सिरे से निर्धारित किया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में टी.एन. गोदावर्मन तिरुमुलपाद बनाम भारत संघवाद में एक फैसला दिया था और उसमें वन की परिभाषा का पालन करने का निर्देश दिया था। ठीक है, दोबारा अब यहाँ पे क्या है कि जो टी.एन. गोदावर्मन जो वाद था 1996, इसमें वन की परिभाषा को निम्नलिखित रूप से शामिल किया गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसे किसे, एक तो स्वामित्व, मान्यता और वर्गीकरण के निरपेक्ष किसी भी सरकारी या संघ राज्य के रिकॉर्ड में जो वन के रूप में दर्ज होंगे, ये सारे के सारे क्षेत्र वन में आ जाएंगे। दूसरा, वे सभी क्षेत्र जो शब्दकोश में वन के अनुरूप है, ये भी आ जाएंगे। और वे क्षेत्र जिन्हें 1996 के आदेश के बाद राज्य सरकारों द्वारा गठित विशेषज्ञ समितियों द्वारा वन के रूप में निर्धारित किया गया। तो यहाँ पर टी.एन. गोदावर्मन जो कमेटी में जो निर्णय दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, इसमें ये 3 कैटेगरी वन के अंतर्गत शामिल कर दी गई है कि भाई ये तीनों कैटेगरी आपकी क्या होंगी, ये वन के अंतर्गत आ जाएगी।
वहीं यहाँ पर यह भी कहा गया कि जो संरक्षण संशोधन यानी कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन जो एक्ट 2023 लाया गया, इसके तहत भी कुछ वन भूमि से आशय बताया गया। किसको किसको वन भूमि माना जाएगा इस अधिनियम के तहत, क्योंकि अभी जो आपने ये तीनों प्रोविजंस पढ़े हैं ना, ये तीनों तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद आए हैं, ठीक है, जो टी.एन. गोदावर्मन निर्णय था। लेकिन और भी तो कुछ प्रावधान है जिसमें भूमि को निर्धारित किया गया केंद्र सरकार के द्वारा। पहला कि भारतीय वन अधिनियम 1927 या अन्य कानूनों के तहत जो वन के रूप में घोषित है या फिर अधिसूचित भूमि है, ये भी सब वन में आएंगी। वहीं 1980 या उसके बाद सरकारी रिकॉर्ड में जो वन के रूप में दर्ज भूमियां हैं, ये भी वन भूमि के अंतर्गत ही मानी जाएंगी। और साथ में वन संरक्षण एवं संवर्धन नियम 2023 में राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन में को 1 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी भूमियों का एक समेकित रिकॉर्ड तैयार करना पड़ेगा, और जिसको क्या करना होगा, जिन पर वन संरक्षण संशोधन यानी कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अधिनियम 2023 के प्रावधान को लागू करना पड़ेगा, यानी कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन जो अमेंडमेंट है उसके प्रावधान को लागू करना पड़ेगा। ये आदेश दे दिया गया कि स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज को कि 1 वर्ष के भीतर ही ये काम कर लो। और इसके तहत जो वन क्षेत्र होंगे, जैसे इस प्रयोजन के लिए गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा जो चिन्हित किए जाएंगे अवर्गीकृत वन भूमि या सामुदायिक वन, ये सारे आ जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश था वो क्या कह रहा था कि जो टी.एन. गोदावर्मन फैसले के सिद्धांत को बरकरार रखना, यानी इसने कहा कि जो वन संरक्षण संवर्धन नियम 2023 के तहत नियम 16 के तहत जो राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा प्रक्रिया पूरी होने तक टी.एन. गोदावर्मन मामले में कोर्ट द्वारा स्पष्ट दिए गए निर्देशों का पालन जारी रखना जरूरी है, जब तक राज्य और यूनियन टेरिटरीज इस प्रक्रिया को पूरी ना करके बता दें 1 साल के अंदर कि हमारे यहाँ कौन कौन से वन के अंतर्गत चीजें आएंगी। वहीं चिड़ियाघर के निर्माण में अपनाए जाने वाले जो सुरक्षा उपाय हैं, तो इसमें कहा जा रहा है कि किसी भी सरकार या प्राधिकरण द्वारा जो चिड़ियाघर या सफारी की स्थापना के लिए अंतिम मंजूरी देने से पहले आपको कोर्ट की मंजूरी आवश्यक है। ये एक नया आदेश लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि अब अगर सरकार के द्वारा या ट्रिब्यूनल के द्वारा, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो या कोई भी ट्रिब्यूनल, अगर किसी लोकेशन को चिड़ियाघर या सफारी घर की स्थापना के लिए जो आदेश दिया जाता है, उस पर अंतिम मंजूरी से पहले आपको कोर्ट से मंजूरी लेनी आवश्यक होगी। साथ में यहां पर देखोगे फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 ने संरक्षित क्षेत्रों के अलावा वन क्षेत्रों में चिड़ियाघर, सफारी घर की स्थापना को गैर वन उद्देश्यों की परिभाषा से बाहर रखा। तो यहाँ पे ये बातें क्लियर हो गई आपको। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे कुछ खास नहीं है, इन सब चीज़ों को आप चाहे तो पढ़ सकते हो, वैसे मुझे कुछ खास नहीं लगा। और हम चलते हैं बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, जैव विविधता विरासत स्थल। प्लीज़ आप लोग अब ये कमेंट मत करना कि सर आप छोड़ छोड़ के पढ़ा रहे हो। मैं छोड़ के नहीं पढ़ा रहा, सारा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जहाँ पे मुझे लगता है कि एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है इंपॉर्टेंट, तो उन टॉपिक को मैं स्किप कर देता हूँ, क्योंकि उसमें समय देने से बेहतर है कि हम उन टॉपिक पे फोकस कर ले जहाँ से प्रश्न आता है। अब देखो वन की परिभाषा से जो प्रश्न आ सकते थे वो मैंने डिस्कस कर लिया। अब उससे ज्यादा हम हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या, जैव विविधता विरासत स्थल यानी कि बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट क्या, इनके बारे में क्यों चर्चा में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो ऐसे ही मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उन पर फोकस करता हूँ। 100 में से 1-2 टॉपिक, यानी कि मान लो 10 टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें से 1 या 2 टॉपिक ऐसे होंगे जिनको मैं स्किप करता हूँ, जो एग्जाम ओरिएंटेड मुझे नहीं लगता है। आपको लगता है नहीं लगता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इसकी पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर देता हूँ, आप वहां से ले सकते हो टेलीग्राम से, तो आप इसे पढ़ सकते हो। टॉपिक पे दोबारा आते हैं कि ओडिशा के कोरापुट जिले में गुप्तेश्वर वन को अभी हाल ही में राज्य का 4था जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। अब सोचो, ओडिशा राज्य में अकेले 4 जो है कि बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट हो चुकी है, 4 अकेले, जो अभी चौथी लॉन्च की गई गुप्तेश्वर वन। तो पहले तो आपके दिमाग में आएगा कि यार ये एक गुप्त प्लस ईश्वर, यानी कोई एक ऐसी गुफा है या वन है जो भगवान से संबंधित है, इसके बारे में जानो। और ओडिशा में कौन कौन सी और हैं उसके बारे में जानो। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट की क्या भूमिका होती है इसके बारे में जानो, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके प्रीलिम्स के साथ मेंस में भी यूपीएससी बनाता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो गुप्तेश्वर वन के बारे में जानना, तो ये गुप्तेश्वर शिव मंदिर के नजदीक स्थित है और ये चूना पत्थर से बनी एक प्राकृतिक गुफा में स्थित है, जो कि ओडिशा के सबसे दक्षिणी भाग और पूर्वी घाट का हिस्सा है। अर्थात है तो पूर्वी घाट की तरफ, लेकिन ओडिशा का भी क्या, ये सबसे दक्षिणी हिस्सा माना जाएगा पूर्वी घाट की तरफ। और दूसरा, यहाँ पे कई प्रकार की वनस्पतियां और जीव पाए जाते हैं, जैसे कि जीव जंतुओं में आप देखोगे तो मगर क्रोकोडाइल है, कांगेर घाटी रॉक गेको, साधारण पहाड़ी मैना, सफेद पेट वाला कठफोड़वा, बैंडेड वेब, ये सब पाए जाते हैं। वनस्पति के रूप में आप देखोगे तो यहाँ पे इंडियन ट्रम्पेट, इंडियन स्क्रैंड रूट, कुंभी गम, गार्लिक पियर, ये इस तरीके के औषधि पादप भी मिलते हैं। हालांकि ये पादप संकटग्रस्त भी हैं। लेकिन अब ये तो होगी बेसिक जानकारी। अब आ जाओ
बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के बारे में समझेंगे, जो BHS को हम कहते हैं इन शॉर्ट। ये जो क्षेत्र होते हैं समृद्ध जैव विविधता के लिए माने जाते हैं और ये स्थल पारिस्थितिकी तंत्र से क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं, अर्थात इनका संरक्षण करना बहुत जरूरी होता है। जैसे स्थलीय क्षेत्र हो सकते हैं, तटीय क्षेत्र हो सकते हैं, अंतर्देशीय जलीय क्षेत्र हो सकते हैं, समुद्री पारितंत्र हो सकते हैं। इन सभी क्षेत्रों को भी हम बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता देते हैं। बात करेंगे अगर हम कि बायोडायवर्सिटी जो अधिनियम है BDA 2002 की जो धारा 37 है, इसके तहत राज्य सरकार स्थानीय निकायों के परामर्श से जैव विविधता महत्व वाले क्षेत्र को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में अधिसूचित कर सकती है। ये स्टेटमेंट जरा मेरे दोस्त याद रख लेना, क्योंकि UPSC ऐसा पूछेगी कि बायोडायवर्सिटी एक्ट के द्वारा जो 2002 में भारत सरकार ने बनाया था, इसके तहत अगर आप देखोगे कि जो भी क्षेत्र को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट अगर घोषित करना है तो इसमें मुख्य भूमिका केंद्र सरकार की है या राज्य सरकार की। तो यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि राज्य सरकारों की मुख्य भूमिका होती है, जो स्थानीय निकायों से परामर्श करती है, उसके बाद जैव विविधता महत्व वाले स्थल को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में घोषित कर देती है। यानी यहाँ पे केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखेंगे अब यहाँ पे कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के परामर्श से बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के प्रबंधन और संरक्षण के लिए नियम बना सकती है। दोनों में अंतर देख लो मेरे भाई। पहले तो था कि बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट किसको अधिसूचित किया जाएगा, राज्य सरकार के द्वारा स्थानीय निकाय से परामर्श लेके। लेकिन अगर उस हेरिटेज साइट के लिए मैनेजमेंट के लिए, कंजर्वेशन के लिए कोई नया नियम बनाना है तो आपको केंद्र सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण यानी कि नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, ये जो BDA की धारा 37 के तहत विरासत स्थलों के चयन और प्रबंधन में राज्य सरकार को सलाह प्रदान करता है। क्या देता है, सलाह प्रदान करता है। और असल में देखा जाए तो NBA नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, ठीक है, ये एक तरीके से पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त तथा सांविधिक निकाय के रूप में काम करता है। और आगे NBA की स्थापना केंद्र सरकार ने 2003 में की थी, जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों को लागू करने के लिए। वर्तमान में भारत में फरवरी 2024 तक भारत में कुल 45 बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट मौजूद हैं। क्लियर है ये बातें। अब यहाँ पर हमें बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के मैनेजमेंट के बारे में जानना होगा। इसके लिए एक BMC बनती है, यानी बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, जो कि स्थानीय निकाय द्वारा जो है कि निर्धारित किए जाते हैं, अर्थात इसमें स्थानीय निकाय की भूमिका बन जाती है। और इसके प्रबंधन के लिए, योजना बनाने के लिए, उसे लागू करने की जिम्मेदारी BMC की होती है, अर्थात की बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी की होती है। और इस तरह की योजना के लिए 5 से 10 साल की अवधि भी दी जाती है। ध्यान देना कि बायोडायवर्सिटी जो हेरिटेज साइट होती है ना, जो जैव विविधता के संबंध में जो है कि हेरिटेज साइट होती है, यहाँ पे जो संसाधन होते हैं उनके उपयोग के लिए समुदायों पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। जैसे कि राष्ट्रीय जो उद्यान होते हैं, नेशनल पार्क होते हैं, यहाँ पर जो है कि प्रतिबंध होता है। लेकिन बायोडायवर्सिटी हेरिटेज स्थल जो होते हैं, इनमें किसी प्रकार का समुदायों पर गतिविधि करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। क्लियर है। अब यहाँ पे जो BMC का गठन होगा वो कैसे होगा, तो आप देखोगे कि इसमें बायोडायवर्सिटी अधिनियम 2002 की धारा 41 के तहत प्रत्येक राज्य क्या करेगा, अपने प्रत्येक स्थानीय निकाय के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर एक जैव विविधता प्रबंधन कमेटी यानी BMC का गठन करने का प्रबंध करेगा, जिसमें 7 सदस्य होंगे और उन 7 सदस्यों में कम से कम 1/3 महिलाएं होंगी और कम से कम 18% SC ST के लोग भी होने चाहिए। बाकी इनकी ये कार्य है कि जैव विविधता रजिस्टर तैयार करो, फिर पहुंच और लाभ को साझाकरण करो, ये सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। अब इसी के बाद हम देखेंगे कि भारत में जैव विविधता विरासत स्थल कहाँ कहाँ पे है। अगर आप यूपी स्पेशल पढ़ रहे हो तो उत्तर प्रदेश में आपको पता होना चाहिए घड़ियाल पुनर्वास केंद्र। ये किस जिले में है, तो ये इटावा के पास है, चंबल नदी के संबंध में है, तो इटावा के पास है घड़ियाल पुनर्वास केंद्र। इसी तरीके से सिक्किम में अगर आप देखोगे तो तुंग क्योंग घो करके एक है, और हिमाचल में देखोगे तो सुराल भटोरी मठ है, अधिक ऊंचाई वाले घास के मैदान हो गए, बिरच पाइन वन खंड हो गया। मध्य प्रदेश में नारो हिल्स, अमरकंटक, पातालकोट, ये तीनों मध्य प्रदेश में हो गए। महाराष्ट्र में आप देखोगे ग्लोरी ऑफ आलापल्ली, लांडोर खोरी, गणेश खिंड गार्डन, सिस्तूरा, हिरणकेशी, बामबेड़ा, ये सभी महाराष्ट्र में हो गए। आसाम में आप देखोगे तो बारजोली मतलब बोरजोली वाइल्ड राइस साइट, हाजोंग कछुआ झील, माजुली। मेघालय में क्या है, एक ही है, ख्वालपुर सीएम किलिमंग। मणिपुर में क्या है, एक ही है, डायलोंग गांव। त्रिपुरा में कई सारी है, ऊनाकोटी, ठीक है, बारामूरा, सिलाचिरी गुफाएं, देवबारी या चाबीमुरा कहते हैं, और वेट लिंग शिव भी इसको कहते हैं। इसी तरीके से आप ओडिशा में देखोगे महेंद्रगिरी हिल, मंदसुरु, गंधमर्दन पर्वत और गुप्तेश्वर। तो अभी हम पढ़ रहे हैं कि गुप्तेश्वर वन को जो है कि घोषित किया गया 4थे नंबर पे। तो ओडिशा की जो 3 पुरानी वाली थी, इनके नाम याद रख लो क्योंकि मिलान करने के लिए पूछ लेगा।
गिरी जो हिल है, मंदसुरु, गंधमर्दन और गुप्तेश्वर। तेलंगाना में अमीनपुर झील, तमिलनाडु में अरिटापट्टी, केरल में आश्रमम, कर्नाटक में कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय कैंपस, नल्लूर इमली ग्रोव, होगरेकन, चिकमंगलुरु और अंबरगुड़ा शिमोगा, और पश्चिम बंगाल में ये सारे के सारे हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ये सारी चीजें इसमें आपको पता होनी चाहिए कि भारत में जैव विविधता स्थल जो है हमारे पास 45 जो है वो कहाँ कहाँ पे हैं, कौन से बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में इनको माना जाता है। अगर मैं राज्यों की बात करूं तो आप राज्यों में देखोगे पंजाब से कोई लोकेशन नहीं है, छत्तीसगढ़ से कोई लोकेशन नहीं है, झारखंड और बिहार से कोई लोकेशन नहीं है, और साथ में आप देखोगे कि आंध्र प्रदेश से भी कोई लोकेशन नहीं है। यानी यहां से कोई भी लोकेशन नहीं, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, इन सभी लोकेशन से कोई भी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट नहीं है। क्लियर है यहाँ पे। अब बात करेंगे अगले टॉपिक की तरफ, भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति की बात करेंगे। एक होता है लेपर्ड और एक होता है स्नो लेपर्ड। ये जो हिम तेंदुए होते हैं ये सामान्यतः पहाड़ी और हिमालयी क्षेत्रों में मिलते हैं, और दूसरे होते हैं लेपर्ड जो सामान्यतः स्थल खंड पे मैदानी क्षेत्रों में कहीं पर भी पाए जाएंगे। लेकिन अभी जो हम बात करेंगे भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति की बात करेंगे, हिम का मतलब बर्फ, अर्थात स्नो लेपर्ड की बात करेंगे जो बर्फीले क्षेत्रों में रहते हैं। क्या चर्चा था कि पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा भारत में तेंदुओं की स्थिति 2022 की एक रिपोर्ट जारी की गई है। क्या रिपोर्ट जारी हुई कि हिम तेंदुओं की स्थिति के साथ साथ तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट जारी की गई। असल में भारत में हिम तेंदुओं की आबादी का आकलन किया गया, इसके लिए एक प्रोग्राम का आउटकम किया गया जो 2019 से 23 तक चलाया गया कि पिछले 4 सालों में जो गणना की गई पता चले कि कितने हिम तेंदुए भारत में हैं। जिसके बाद आप देखोगे कि इस कार्यक्रम के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान यानी कि जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है ये राष्ट्रीय समन्वयक के रूप में काम करती है, और इस कार्यक्रम को 2 प्राकृतिक रूप से हिम तेंदुए वाले सभी देशों और 2 संरक्षण भागीदारों नेचर, जिसमें कि नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन मैसूर और विश्व वन्यजीव कोष WWF, ये फाइटिंग वाला नहीं है बल्कि वर्ल्ड वाइड फंड के सहयोग से जो है कि शुरू किया गया है। तो इसमें कौन कौन सी संस्था सहयोग कर रही थी? एक तो नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन मैसूर की थी, दूसरी विश्व वन्यजीव कोष जो है इसके अंतर्गत ये सहयोग किया जा रहा था। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि किन राज्यों में कैसी कैसी, तो ये राज्य होने चाहिए पहाड़ी, जैसे लद्दाख एक पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पे 477 है सबसे अधिक यहीं पे। दूसरे नंबर पे उत्तराखंड 124 के साथ है। तीसरे नंबर पे हिमाचल प्रदेश 51 के साथ। चौथे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश 36 के साथ। 5वें नंबर पे सिक्किम 21 और जम्मू कश्मीर में 9। जहां लद्दाख में सबसे अधिक जो है कि हिम तेंदुए, वहां पे जम्मू कश्मीर में सबसे कम देखने को मिले, ये गणना की गई है। और यह भी रिजल्ट निकल कर आया कि भारत में अभी तक 70% पर्यावास ऐसे हैं जो अभी संरक्षित नहीं है, और पर्यावास का जो अधिकांश भाग है वो दुर्गम स्थानों पे लगभग इतने फीट ऊंचाई पर है, इसलिए उनको संरक्षण नहीं दिया जा पा रहा है। क्लियर है। अब यहाँ पे अगर हम हिम तेंदुए के बारे में और जानकारी कलेक्ट, तो ये मुख्य रूप से मध्यम आकार के कैट्स की श्रेणी में होती है, क्योंकि IBCA की अगर हम बात करेंगे जिसमें कहा था इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को जो शुरू किया गया भारत के नेतृत्व में G20 के तहत, इसमें बिल्लियों की जो बड़ी बिल्लियां होती हैं उसकी 7 प्रजातियां आती हैं, उनमें से ये मध्यम आकार की होती है जिसके आगे के पैर छोटे और पीछे के पैर बड़े होते हैं। ये बड़ी बिल्लियों की तरह दहाड़ते नहीं, जैसे शेर, लेपर्ड और ये जगुआर, ये सब जो दहाड़ते हैं, चीता वगैरह, ये दहाड़ते नहीं, चुपचाप बैठे रहते हैं, और धुएं जैसे रंग भरे फर होते हैं इनकी बॉडी पे। हिम तेंदुए प्राकृतिक रूप से 12 देशों में पाए जाते हैं, जिसमें अफगानिस्तान, भूटान, चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं इनमें मुख्य रूप से 12 देश ऐसे जहां पे ये पाए जाते हैं। तो ये जरा देशों के बारे में याद रखना। और हिम तेंदुओं की जो कंडीशन है आप देखोगे IUCN में ये वल्नरेबल स्थिति में वल्नरेबल है, और साइट्स में ये परिशिष्ट वन में आते हैं। और भारत में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, इसमें अनुसूची वन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो साइट्स में भी वन परिशिष्ट में, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में भी अनुसूची फर्स्ट में ही आते हैं। लेकिन जो IUCN की स्थिति वो वल्नरेबल यूनिट्स के रूप में है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो इनकी आकलन की बात करेंगे तो इसमें देखोगे स्पाई, यानी कि यहाँ पर जो एक गणना की जा रही थी स्नो लेपर्ड के बारे में, तो इसके लिए 2019 में इसको शुरू किया गया। 2013 में बिस्केक घोषणा पत्र के जरिए ये हुआ कि हिम तेंदुओं के प्राकृतिक पर्यावासों वाले 12 देशों की कुछ ना कुछ हम काउंटिंग करेंगे और देखेंगे। ठीक है, इसलिए जो है कि, और कहा जा रहा है कि ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में हिम तेंदुए के लगभग 70% से अधिक क्षेत्र को कवर किया जाता है। इस तरीके से आप एक चीज और जान लीजिए, क्या जाननी है आपको, कि अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस 2014 से इसकी शुरुआत की गई, और प्रत्येक वर्ष
23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। अभी पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो कि दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, यहाँ पे स्नो लेपर्ड ब्रीडिंग प्रोजेक्ट शुरू किया गया, अर्थात इनकी जो ब्रीडिंग प्रोजेक्ट है, इंटरकोर्स करा के किसी प्रकार से इनके बच्चों की संख्या बढ़ाई जाए, इनकी वृद्धि बढ़ाई जाए, इनकी प्रजातियों की संख्या बढ़ाई जाए। और लद्दाख और हिमाचल जैसे राज्यों ने तो अपना इसको राजकीय पशु यानी स्टेट पशु के रूप में दर्जा भी दिया, स्टेट एनिमल के रूप में। तो ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं, भारत में तेंदुओं की स्थिति। अभी हमने पढ़ा स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुए, अब हम पढ़ेंगे लेपर्ड की स्थिति, अर्थात कि तेंदुओं की स्थिति। तो यहाँ पर आप देखो कि वही मंत्रालय रहेगा, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जिसने भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट 2022 जारी की। और ये गणना का 5वां चक्र था जो कि एनटीसीए और भारतीय वन्यजीव संस्थान ने मिलकर किया, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने मिलकर इसके साथ किया। प्रत्येक गणना, ये जो है गणना प्रत्येक 4 वर्ष पे होती है, बाघ सहशिकारी शिकार और उनके पर्यावास की निगरानी कार्यक्रम के तहत की जाती है, जिसमें 18 राज्यों में जो तेंदुओं के वन पर्यावास थे इनको शामिल किया गया इन गणना में। ये बाघों की गणना नहीं हो रही है, ये तेंदुओं की गणना हो रही है, इसको ध्यान रखना आप लोग। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो तेंदुओं की आबादी में अनुमानित संख्या 2022 में 13,874 हो चुकी, जो कि 2018 में कितनी थी, 12,852। तो ये एक अनुमानित आंकड़ा है कि 2022 में कितनी हो चुकी है, 13,874 संख्या हो चुकी है, जो कि 2018 में कितनी थी, 12,852। अगर हम प्रतिशत में वृद्धि देखेंगे तो लगभग 1.08% की वृद्धि देखने को मिलती है 2018 से 2022 के दौरान। कहां पर सर्वाधिक वृद्धि हुई, कहां पे कम, तो आप देखो कि मध्य भारत और पूर्वी घाट में तेंदुओं की आबादी में सबसे अधिक वृद्धि देखने को मिलती है, पूर्वी घाट और मध्य भारत में, जिसमें शिवालिक और गंगा के मैदानी इलाकों में इनकी संख्या में गिरावट देखने को मिली। तो आप देखो कि मध्य भारत हो गया या पूर्वी घाट हो गया, यहां पर तो वृद्धि देखने को मिली, लेकिन शिवालिक और गंगा के मैदानों में इनकी संख्या में गिरावट देखने को मिली। और सबसे अधिक आबादी कहां पे, मध्य प्रदेश में। जिस प्रकार से बाघ गणना में भी हम देखते हैं कि सबसे अधिक जो टाइगर स्टेट जिसे कहते हैं या बाघ सबसे अधिक कहां पे, मध्य प्रदेश में, लगभग 784 के आसपास। ठीक उसी प्रकार से तेंदुए भी लगभग मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है, फिर सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु का स्थान आता है। तेंदुओं की सबसे अधिक आबादी वाला जो टाइगर रिजर्व है वो नागार्जुन सागर श्री शैलम है, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंतर्गत आता है। इसका पन्ना और सतपुड़ा का नाम आता है, जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत है, जहां पर तेंदुओं की संख्या ज्यादा है। तो ये चीज आपने क्लियर कर ली। ठीक, उम्मीद करता हूँ टॉपिक समझ में आ गया होगा। और इसके बाद आप देखोगे, अगर इनकी स्थिति की बात करेंगे तो जिस तरीके से हिम तेंदुए जो है कि IUCN में वल्नरेबल यूनिट्स में आते हैं, वैसे ये भी आ रहे हैं। और जैसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची फर्स्ट और साइट्स की अनुसूची फर्स्ट परिशिष्ट वन में आ रहा है, जैसे स्नो लेपर्ड आते हैं, ठीक लेपर्ड का भी, यानी लेपर्ड और स्नो लेपर्ड का जो दर्जा है ये समान है। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये आकार में बिग कैट में सबसे छोटे प्रजाति के माने जाते हैं, सबसे छोटे, और इनके जो विभिन्न प्रकार के पर्यावासों में रहने में सक्षम होते हैं। जैसे अभी हमने बात की स्नो लेपर्ड की, वो एक मध्यम आकार के थे, मध्यम साइज के थे, लेकिन लेपर्ड जो है कि सबसे छोटे माने जाते हैं साइज में। और ये मुख्य रूप से कैसे होते हैं, ये स्वभाव से एकांतवासी होते हैं, छुप कर रहने वाले होते हैं और सामान्यतः रात्रिचर होते हैं, ये रात में निकल के घूमते हैं, और इसीलिए इनकी आंखें क्या होती है, गोल्ड की तरह एकदम चमकती है। इनमें मेलानिज्म की एक सामान्य घटना और मेलानिस्टिक तेंदुओं को ब्लैक पैंथर कहा जाता है। और इसमें भारत, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में ये पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन और मरुस्थलों में ये नहीं पाए जाते, यानी ना तो मैंग्रोव वन में मिलेंगे ना ही मरुस्थल में मिलेंगे। अच्छा, इनके संरक्षण के लिए क्या क्या योजना चलाई जा रही है, तो IBC है, जो मैंने अभी आपको बताया, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जो कि इंडिया के नेतृत्व में चलाई जा रही है। दूसरा, सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया, जिसको एक तो हमारा पर्यावरणीय जो मंत्रालय था और साथ में यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन दोनों ने मिलकर इसे शुरू किया गया। और इन दोनों के सहयोग के लिए जो फंडिंग चाहिए वो GEF कर रहा है, मतलब कि ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी जो है वो वित्त पोषण करेगा इस योजना के लिए। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई आपको। उम्मीद करता हूँ मतलब कि हिम तेंदुआ यानी स्नो लेपर्ड और लेपर्ड, इन दोनों में अंतर आपको क्लियर हो चुका होगा। अब अगले टॉपिक की ओर आते हैं, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग कि पटना यानी बिहार में भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया। ये रिसर्च सेंटर है, जबकि पहला अभ्यारण्य कहाँ खोला गया, उसी बिहार के अंतर्गत खोला गया है। कहाँ पे खोला गया है, बिहार में। उसका नाम रखा गया विक्रमशिला गंगा नदी डॉल्फिन अभ्यारण्य। तो ध्यान देना, गंगा नदी अभ्यारण्य जो डॉल्फिन है उनका अभ्यारण्य अलग है जो विक्रमशिला के नाम से, और उनके संरक्षण के लिए जो रिसर्च सेंटर चाहिए था वो पटना बिहार में ओपन किया गया। कहाँ पे ओपन किया गया, पटना बिहार में ओपन किया गया। अब जरा बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र ये जो पटना बिहार में खोला गया NDRC, इसके बारे में
तो इसमें स्पष्ट लिखा है कि वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं द्वारा जो डॉल्फिन प्रजातियों के संबंध में किए जाने वाले अध्ययन को सुविधाजनक बनाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि गंगा नदी डॉल्फिन के बारे में क्या कहते हैं। तो पहले तो इनके स्टेटस को देख लो। तो IUCN में ये एंडेंजर्ड के रूप में जानी जाती है, साइट्स के परिशिष्ट वन में आती है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अनुसूची फर्स्ट के अंतर्गत आती है, और CMS मतलब क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरीज जो स्पीसीज है, इसके अंतर्गत भी इसे प्रवासी प्रजातियों पर जो कन्वेंशन होता है जिसे हम बॉर्न कन्वेंशन कहते हैं, इसमें भी इसको शामिल किया गया। ये तो हो गए इसकी लीगल स्टैंडर्ड की क्या क्या लेवल पर इसको मानक दिए गए हैं। अब यहाँ देखते हैं कि गंगा नदी डॉल्फिन जो कि भारतीय उपमहाद्वीप की स्थानिक प्रजाति है, यानी ये यहीं की लोकल प्रजाति, कहीं से आई नहीं है, और इसको सूस के नाम से भी जाना जाता है, और इसको इंपॉर्टेंट नाम दिया था टाइगर ऑफ द गंगा। ये गंगा का शेर है एक तरीके से। और इसके सिर पर अगर आप देखोगे, इसके सिर पर एक ब्लो होल के समान एक लंबा चीरा होता है, जो कि ये आपको देखने को मिल रहा है। देखिए कहाँ पर है, जहाँ पे मैं रेड कलर का पेन चला रहा हूँ, यहाँ पे ये वाला एरिया, ठीक है। ये एक लंबा तीर होता है एक तरीके से, जो इनके नाक के ऊपर होता है, नाक का काम भी कर लेता है। और मादा जो डॉल्फिन होती है सामान्यतः नर से बड़ी होती है, यानी कि उनकी हाइट की बात करें तो ये नर से बड़ी होती है, और ये 2 से 3 साल में एक बच्चे को जन्म देती है, केवल एक बच्चे को। और इनकी एक खास बात है कि ये ऑलवेज मीठे पानी में रहती है, मीठे जल में, इसलिए गंगा नदी जो डॉल्फिन है ये मीठे पानी में रहती है, और गंगा का जो जल है वो मीठा होता है, और इसके शिकार करने, नेविगेट करने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करती हैं। सांस लेने के लिए सतह पर आती हैं, और उस समय जो है कि सूस नाम की एक ध्वनि उत्सर्जित करती है, इसलिए इनको सूस कह दिया जाता है। और ये मुख्य रूप से अशांत पानी में रहती हैं। अगर ये शांत पानी में रहेंगी, जैसे कि तालाब हो गया जो कि एक स्थिर पानी है, ठीक है, तो उसमें इनको भोजन नहीं मिल पाएगा। अशांत पानी का मतलब होता है जहाँ पे हलचल होती रहती है, जिससे इनको खाने के लिए पर्याप्त मछलियाँ मिल सके, पता रहे कि कहाँ पे मछलियाँ कहाँ पे नहीं, जैसे झील हो गई, नदी हो गई, ठीक है, समुद्र हो गया, ऐसी जगहों पर रहती है। हालांकि ये मीठे पानी में रहती है, तो समुद्र में तो रहेगी नहीं, क्योंकि समुद्र में क्या होता है दोस्तों, खारा पानी होता है, इसीलिए ये समुद्र में नहीं मिलेगी। लेकिन मीठे पानी यानी गंगा मिलेगी, चंबल मिलेगी, इन सभी में देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे गंगा नदी डॉल्फिन का पर्यावास क्षेत्र क्या है, जो आपको ये डॉट डॉट वाला एरिया दिख रहा है ना, जितना भी एरिया दिख रहा है गंगा नदी और उनकी सहायक नदियां, यहाँ पर तो गंगा नदी डॉल्फिन पाई जाती है। लेकिन अगर जो ब्लू कलर का ये जो लाइन दिख रही है, ब्लू कलर वाली, ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि डॉल्फिन मौसमी आधार पर पाई जाती है। जब यहाँ पे पानी ज्यादा होता है तो यहाँ पर पाई जाती है, नहीं तो ये नहीं पाई जाती है। वहीं जहां पर ये ग्रीन वाला लोकेशन देखने को मिला, जैसे ये यहाँ पर देखोगे, ठीक है, कोशी नदी का ये रीजन देखोगे, यहाँ पे ये आप देख सकते हो, इन क्षेत्रों में देख सकते हो, इन क्षेत्रों में सामान्यतः आपको डॉल्फिन नहीं मिलेगी। हालांकि ये भले गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पे डॉल्फिन देखने को नहीं मिलेगी आपको। क्लियर है ये बातें। अब यहाँ पे आप एक लाइन और पढ़ लो कि यह भारत, नेपाल, बांग्लादेश की गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदी प्रणाली तथा कर्णफुली सांगू नदी प्रणाली में भी पाई जाती है। यानी जो भारत, नेपाल, बांग्लादेश की जो गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदी प्रणाली है, वहां पर तो पाई जाएगी, लेकिन स्पेशली जो आसाम या सिक्किम वाले जो क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश में जो नदियां हैं, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, उसमें ये नहीं पाई जाती है। इनके सामने जो प्रमुख खतरे क्या है कि न चाहते हुए भी इनका शिकार किया जाता है, मछली पकड़ने के जाल में फंसने से अत्यधिक दोहन होता है, और डॉल्फिन के तेल के लिए अवैध शिकार भी किया जाता है, जिसकी वजह से इनकी प्रजाति विलुप्त होती जा रही है। जल परियोजनाओं से आवास का ह्रास हो रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, बांधों के कारण आबादी का अलग थलग हो जाना। अब देखिए ये नदियों के अंतर्गत होती है, और नदियों को सुरक्षित करने के लिए नदियों पर बहुत सारी परियोजनाएं लागू की जाती है, जिससे इनके हैबिटेट का विनाश हो रहा है, आवास का ह्रास हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, बांधों के कारण भी आबादी इनकी अलग अलग हो जा रही है। यानी कि कोई चंबल नदी में चली गई, कोई गंगा नदी में चली गई, कोई यमुना नदी में चली गई, तो बांध बनाने से क्या होता है, अलग अलग हो जाते हैं भाई, बैरियर बन गया एक तरीके से, आधा परिवार उधर चला गया, आधा परिवार उधर चला गया, ये समस्या है। और डॉल्फिन के संरक्षण के लिए कुछ पहल भी शुरू की गई है, जैसे विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार, जो कि भारत का एकमात्र अभ्यारण्य है डॉल्फिन का, रिसर्च सेंटर नहीं है, रिसर्च सेंटर तो पटना में है। इसी तरीके से प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पे एक प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू किया गया, क्योंकि ये गंगा नदी की डॉल्फिन के लिए एक विशेष संरक्षण उपायों पर केंद्रित, और ये अम्ब्रेला प्रजातियां होती हैं। समुद्री और नदी डॉल्फिन के साथ साथ संबंधित जो सिटासियन का भी यहाँ पे संरक्षण किया सकेगा, और इसके लिए जो फंडिंग की जाएगी वो पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय करेगा। 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, और राष्ट्रीय गंगा नदी डॉल्फिन दिवस भी 5 अक्टूबर को मनाया था। लेकिन करंट का मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया था आरओ प्रीलिम्स और पीसीएस प्रीलिम्स से पहले, कि अभी हाल ही में यूपी ने भी, उत्तर प्रदेश ने भी क्या किया, इसको राज्य जलीय जंतु के रूप में से जो है कि घोषित किया, अर्थात कि स्टेट वाटर एनिमल के रूप में से जो है कि घोषित कर दिया है, और इसी वजह से ये टॉपिक करंट अफेयर्स में आ चुका था उस समय भी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ सुर्खियों में रहे संरक्षित क्षेत्र हैं,
जो कि हमारे काफ़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे आधारित है। जैसे पोंग बांध वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत हो गया। राष्ट्रीय चंबल की बात करेंगे तो ट्राई जंक्शन है, यानी राजस्थान, एमपी और आपका कौन सा यूपी। फिर कूनो राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो पूरी तरीके से एमपी में है। पेंच टाइगर की बात करेंगे तो ये भी बॉर्डर पे एमपी और महाराष्ट्र में। कंवल टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो ये आपका तेलंगाना के अंतर्गत। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व ये आपका तमिलनाडु के पास है। पौबी तेरा या पापी तोरो भी कहते हैं इसको, ये आपका आसाम के अंतर्गत है। ईगल नेस्ट जो है ये आपका अरुणाचल में आ गया। न्योरा घाटी ये आपका सिक्किम में हो गया। कार्बेट टाइगर ये आपका उत्तराखंड में हो गया। तो इस तरीके से ये जो टोटल आपको लगभग 9 देखने को मिले हैं, इनको हम लोग जो है कि कल की क्लास में कवर करेंगे। और अभी बचे हुए कुछ और भी टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट, जो एनवायरनमेंट के कल कंप्लीट करेंगे हम लोग। और साथ में आपको फिर कल ही हम लोग साइंस की भी क्लास शुरू कर देंगे। देखिए टोटल जो है कि आपका टोटल 245 पेजेस हैं। कितने पेजेस इसमें? 245, जिसमें आज हम लोगों ने लगभग 140 पेज को कवर कर लिया है। बचे हुए जो 100 पेज है ना दोस्तों, वो मैक्स टू मैक्स 3 क्लास जाएंगी। 3 क्लास ये मैक्सिमम बता रहा हूँ। कोशिश तो मेरी यही रहेगी कि मैं 2 ही क्लास में निपटा दूं, 50-50 के हिसाब से 2 घंटे की क्लास करके। लेकिन वही है कि दिन भर थोड़ा काम वगैरह रहता है, ऑफिस का काम रहता है, स्कूल का, और बहुत थक जाती है बॉडी, फिर बोलना भी पड़ता है एनर्जी के साथ। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं समझाते समय कोई भी मोरल अपना डाउन कर लूँ, ऐसा कुछ नहीं है। पूरी एनर्जी के साथ आपको समझाता रहता हूँ, चाहे मैं बीच में भले जूस पीता रहूँ। तो वो चीज़ भी जो है कि थोड़ा सा जब डाउन होने लगती है तो मुझे लगता है अब यहाँ पे रोक देना चाहिए। और इसी वजह से मैं अब ये लगभग 1.5 घंटे से ऊपर की हो चुकी क्लास, और बचे हुए जो 100 पेज बच रहे हैं ना, वो अगले 2 लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा। अगर नहीं हो पाया तो 3 लेक्चर बस। आज ये 4th नंबर का लेक्चर है, मैक्स टू मैक्स 7 लेक्चर, नहीं तो 6 लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा। इसके बाद आपको पीटी 365 जो साइंस के लेक्चर बच रहे हैं, एनवायरनमेंट बची हुई है, आर्ट एंड कल्चर बचा है, इंटरनेशनल रिलेशन बचा हुआ है, जो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का है, उस पर भी क्लासेस में लेकर आऊंगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। अगर आप लोग यहाँ तक देख के आए हो वीडियो को, तो नो डाउट आपको समझाने का तरीका, आपको समझने का तरीका, मैगजीन कैसे ईजी की गई है आपके लिए, कैसे आप आराम से इसको समझ सकते हो, ये सभी चीज़ें आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को फॉलो किए बिना मत जाना दोस्तों, और वीडियो को लाइक जरूर करना। हमें एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं स्कूल से आने के बाद भी आपके लिए लगातार लगा रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।